सुरमय वीणा धारिणी सरस्वती कला निधान, पावन आशीष से कर दे जन जन का कल्याण। विद्या बोध स्वरूपिणी मनमोहक तेरा रूप, हर ले निशा ज्ञान की दे कर धूप। शारदे माँ सुरेश्वरी कर दुखों का अंत, ज्योतिर्मय है जगत में महिमा तेरी अनंत। त्रिभुवन में है गूंजता मधुर तेरा संगीत, दिव्य आकर्षण है लेता शत्रु का मन जीत। जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ। देवी ज्ञान विज्ञान की कष्ट हरण तेरा जाप, तेरे उपासक को छुए कभी न दुख संताप। कला निधि करुणेश्वरी करुणा कर दे अपार, कलह क्लेश न हो यहाँ सुखमय हो संसार। सात सुरों की स्वामिनी सातों रंग तेरे पास, अपने साधक की करना पूर्ण हर एक आस। श्री नारायण की प्रिय प्रीत की पुस्तक खोल, पीड़ित पा जाए शांति वाणी मनोहर बोल। जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ। बुद्धि और विवेक का दे सबको उपहार, सर्व कलाओं से मैया भरे तेरे भंडार। परम योग स्वरूपिणी मूढ़त मन की हर, सर्व गुणों के रत्नों से धर साधक का घर। कला में दे प्रवीणता जग में बढ़ा सम्मान, तेरे अनुग्रह से बनते अनपढ़ भी विद्वान। भक्तों के मन पटल पर अंकित हो तेरा नाम, हर एक कार्य का मिले मन वांछित परिणाम। जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ। तेरी अनुकंपा से होता प्रतिभा का विकास, ख्याति होती विश्व में जीवन आता रास। हंस के वाहन बैठ के त्रिजगत में घूम, दसों दिशाओं में मची तेरे नाम की धूम। स्मरण शक्ति दे हमें जग की सिरजनहार, तेरे कोश में क्या कमी तुम हो अपरंपार। श्वेत कमल के आसन पर मैया रही बिराज, तेरी साधना जो करे सिद्ध कर उनके काज। जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ, जय हो सरस्वती माँ। सिद्धि रूप सरस्वती मैया दे दे अनुपम गुणों की छैया, जीवन की उपलब्धियां सारी तेरी दया से पाते पुजारी। राम बाण हर वाक्य तुम्हारा, तुम हो जग की प्राण आधारा। माँ राधारिणी
जड़ित है मुकुट सुहाना, मणियों के सम हमें बनाना, श्वेत पद्म पर बैठने वाली, करना हमारी सदा रखवाली। सबसे पहला जो आ रहा है दैट इज चैप्टर नंबर फर्स्ट फाइनेंशियल सिस्टम से। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनते रहेंगे और थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे सो दैट कि आपको कुछ भी ना छूटे। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले या आपको मालूम होगा जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है इसका ऑब्जेक्टिव है टू कन्वर्ट द सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है थ्रू इट्स थ्री कंपोनेंट। द फर्स्ट इज फाइनेंशियल मार्केट, सेकंड इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड द थर्ड इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरीज। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट एक कॉमन मीटिंग प्लेस प्रोवाइड करता है जहां पे इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स आपस में मिल सकें सो दैट की सेविंग इज कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का है। द फर्स्ट इज मनी मार्केट, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, जीसेक मार्केट। सेकेंड इज कैपिटल मार्केट, कॉर्पोरेट फंड रेजिंग मार्केट। कैपिटल मार्केट के दो सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज आती हैं, सिक्योरिटी इशू करती है और अपने लिए फंड रेज करती है। तो सिक्योरिटी दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो इक्विटी हो सकता है, अगर इक्विटी बेच के कंपनी पैसा उठाना चाहती है तो दैट सेगमेंट इज इक्विटी मार्केट और द सिक्योरिटीज मार्केट और द शेयर मार्केट। दूसरा सेगमेंट आपका डेट मार्केट का है जहां पे कंपनी डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करके फंड रेज करती है। डेट मार्केट के दो सेगमेंट हैं, शॉर्ट टर्म डेट मार्केट जहां पे ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट जिसकी मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर है वो इशू और उसकी ट्रेडिंग होती है, और लॉन्ग टर्म डेट मार्केट वो मार्केट है जहां पे डेट इंस्ट्रूमेंट जिसकी मेच्योरिटी 1 साल से ज्यादा है वो इशू होता है, उसकी ट्रेडिंग होती है। जो इक्विटी सिक्योरिटीज और शेयर मार्केट है, शेयर्स वाली दुनिया जो है, उसके दो सेगमेंट हैं। प्राइमरी मार्केट जहां पे कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है, कंपनी टू इन्वेस्टर मार्केट, एंड दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के भी दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इट इज मार्केट ट्रेड्स, जहां स्टॉक एक्सचेंज की मदद से इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को अपना शेयर बेचता है। ऑफ मार्केट ट्रेड्स जिसको हम ओटीसी भी बोल सकते हैं, ओवर द काउंटर, जहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अपना ट्रेडिंग करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट मार्केट एंड द फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट मतलब ऑन द स्पॉट आपको डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज भी हो जाएगी, पेमेंट भी करना पड़ेगा, उसमें भी T+1 डे का तो टाइम लगता ही है। और फ्यूचर मार्केट मतलब एक फ्यूचर डेट को सारा का सारा होगा। सच पूछिए तो फ्यूचर मार्केट में एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज होगी नहीं, पूरा एक्चुअल पेमेंट होगा नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का ही आदान और प्रदान होगा। अगला इसके अंदर दूसरा जो है दैट इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट। फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर सारे के सारे कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए सिक्योरिटीज आते हैं, फॉर एग्जांपल शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरीज। इसके अंदर आपको दो तरीके के इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे। द फर्स्ट इज कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट लाते हैं। ये नेशनल लेवल पे हो सकते हैं, स्टेट लेवल पे हो सकते हैं। नेशनल लेवल पे AIDB ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक, जिसमें IDBI, IFCI, SIDBI एंड IIBI है। स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, उसके बाद IVCF, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, IVCF, IVFL, TFCI। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं LIC, UTI और GIC। स्टेट लेवल के ऊपर SFC, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस एंड स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस हो सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेंगे कुछ कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स, जिसको आप कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट भी कुछ हद तक कह सकते हैं, जिसमें QIB, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, प्राइवेट इक्विटी, एंजल फंड, एंकर इन्वेस्टर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वेंचर कैपिटल फंड, पेंशन फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए जी, जो हमारा कैपिटल मार्केट है, सिक्योरिटीज मार्केट है, एग्जाम में चाहे कैपिटल मार्केट पे आए चाहे सिक्योरिटीज मार्केट पे आए, सबका आंसर सेम ही रहने वाला है ना। चलिए, सिक्योरिटीज मार्केट का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो शेयर मार्केट है, उस पर सब मिला के 4 एक्ट लगेंगे। सेबी एक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलाता है और इसके अंदर रेगुलेटर सेबी है। SCRA जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही चलाता है, इसके अंदर जो अपीलेट अथॉरिटी है दैट इज सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। डिपॉजिटरीज एक्ट इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही चलाता है। NSDL CDSL रेगुलेटर है। कंपनीज एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चलाता है और यहाँ भी अपीलेट अथॉरिटी NCLT है। सेबी एक्ट का काम है एक रेगुलेटर देना,
कैपिटल मार्केट का। एससीआरए स्टॉक एक्सचेंज का पूरा मैकेनिज्म देखता है, सिक्योरिटीज से जुड़े हुए चीजों को देखता है। डिपॉजिटरीज एट इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की दुनिया को देखता है। एंड कंपनीज एट कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। अब एक इंपॉर्टेंट आता है, हो सकता है एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, घुमा फिरा के आएगा, पर मैं बार बार बोलता हूं लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट में जो लाइन लिखते हैं वो लगभग स्ट्रेट ही लिखते हैं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, आइए, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में डिफरेंस आ सकता है। प्राइमरी मार्केट को हम बोलते हैं कंपनी टू इन्वेस्टर मार्केट, मतलब यहां शेयर इशू करने वाली कौन है, कंपनी। और जो सेकेंडरी मार्केट है दैट इज इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर मार्केट, इन्वेस्टर ही शेयर बेच रहा है, दूसरा इन्वेस्टर शेयर खरीद रहा है, कंपनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आइए, सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में फ्रेश सिक्योरिटीज कंपनी की तरफ से इशू किया जाता है, पर सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर प्राइमरी मार्केट में इशू हो चुके होते हैं उसी की ट्रेडिंग होती है। प्राइमरी मार्केट का ऑब्जेक्टिव है कंपनी अपने लिए फंड रेज करती है, पर सेकेंडरी मार्केट के अंदर लोग इन्वेस्टर्स कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा लेते हैं। प्राइमरी मार्केट के अंदर आईपीओ आता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट के अंदर आपका सिर्फ ट्रेडिंग होती है, जो आईपीओ में शेयर इशू किए गए उसी की फर्दर ट्रेडिंग होती है। प्राइमरी मार्केट को आप न्यू इशू मार्केट कह सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर इशू मार्केट कहा जाता है। प्राइमरी मार्केट में सीधा कंपनी से शेयर्स मिलेगा आपको, लेकिन सेकेंडरी मार्केट के अंदर एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर देता है। प्राइमरी मार्केट कंपनीज को फंड देता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट कंपनीज को फंड नहीं देता है, वो इन्वेस्टर्स को फंड देता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी टू इन्वेस्टर मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर मार्केट है। प्राइमरी मार्केट के इंटरमीडियरीज मर्चेंट बैंकर, स्टार टू द इशू, अंडर राइटर्स, बैंकर टू द इशू, उसके बाद डिबेंचर ट्रस्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंडरी मार्केट के अंदर स्टॉक ब्रोकर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स है। प्राइमरी मार्केट के अंदर प्राइस ज्यादातर फिक्स्ड होता है, पर सेकेंडरी मार्केट के अंदर प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। प्राइमरी मार्केट के अंदर मैंने बता दिया था जो भी कंपनी को पैसा मिलेगा दैट विल बिकम द कैपिटल फॉर द कंपनी, फॉर सेकेंडरी मार्केट के अंदर दैट बिकम्स द इनकम फॉर इन्वेस्टर्स। चैप्टर सेबी, सैट एंड आईएसको। आपको मालूम होगा सेबी के पास एक पावर है टू मेक द सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर। सीज का मतलब होता है रोकना, डिजिस्ट का मतलब अब आगे से उसको रिपीट ना करना। ठीक है, सेबी के पास पावर दिया गया है सेक्शन नंबर 11D के अंदर कि इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन होता अगर वो दिखता है किसी भी लिस्टेड कंपनी या कोई ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड होने जा रही है, तो उसके खिलाफ वो सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर पास कर सकता है। बाकी सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर पास करने के लिए एक बार उसको इंक्वायरी करना है, उसके बाद ही वो सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर पास कर सकता है। जो सेबी एक्ट है उसके अंदर दो तरीके से आपको रिलीफ मिल सकता है। एक तो कंसेंट ऑर्डर, अगर सिविल ऑफेंस है तो, अगर सिविल ऑफेंस है तो यहां पर क्या चलता है, कंसेंट ऑर्डर, और कंसेंट ऑर्डर पास करता है सेबी का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। लेकिन अगर क्रिमिनल मैटर है, जैसे कोई भी ऐसा ऑफेंस है जहां पे इम्प्रिजनमेंट है, तो इसका मतलब क्रिमिनल मैटर है, तो अगर क्रिमिनल मैटर हुआ तो वहां कंपाउंडिंग चलता है, और कंपाउंडिंग तो कोर्ट ही कर पाएगा, क्योंकि क्रिमिनल मैटर है, केस कोर्ट में होगा। ठीक है जी, तो दो तरीके से आपको रिलीफ मिल सकता है अंडर सेबी एक्ट। सिविल मैटर्स में कंसेंट ऑर्डर्स के थ्रू आप चाहें तो अपने सजा को, पेनल्टी को कम करवा सकते हैं, और क्रिमिनल मैटर में कंपाउंडिंग के थ्रू आप अपने सजा को कम करवा सकते हैं। आइए, बाकी अगर आपका केस, अगर सिक्योरिटी लॉ में कभी भी सेबी ने या सेबी के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई भी आपके ऊपर पेनल्टी लगा दिया, तो सबसे पहले सेबी या सेबी के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आएगा। उस ऑर्डर से अगर आप खुश नहीं हैं तो सेबी या सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के खिलाफ आप अपील करते हैं सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल में विद इन 45 डेज। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल को एंडेवर मतलब कोशिश करना है कि 6 महीने के अंदर वो अपील वाला केस सुलझा दे। मालूम चला सैट ने ऑर्डर दे दिया 6 महीने के अंदर, आपको उसका भी ऑर्डर पसंद नहीं आया, तो आप सैट के ऑर्डर के खिलाफ कहां अपील करते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले सेबी या सेबी का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके खिलाफ आप जाते हैं सैट में, और सैट के खिलाफ आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है जी, चलिए, पहला अपील 45 डेज के अंदर होगा, सेकेंड अपील 60 डेज के अंदर होता है। ठीक है, चलिए, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन सिक्योरिटी का डेफिनेशन आ सकता है, तो आपको मैं बता दूं सिक्योरिटी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ SCRA के अंदर दिया गया है, एंड डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। ठीक है जी, तो सिक्योरिटीज इंक्लूड, सब मिला के 10 तरीके के सिक्योरिटीज हैं, याद रखिएगा एग्जाम में आपको 10 लिख के आना है। पहला, कोई भी शेयर, स्क्रिप, स्टॉक
कोई भी बॉन्ड, डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक या अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर, किसी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का, किसी पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल का या किसी भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट का। ठीक है जी। अगला डेरिवेटिव्स, उसके बाद CIS का यूनिट, उसके बाद सरफेसी एक्ट के अंदर जो सिक्योरिटी रिसीट इशू किया गया है बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, उसके बाद आपका मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज, उसके बाद GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सच अदर इंस्ट्रूमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में नोटिफाई करे, जिसके अंदर अब आ गया जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। और ये जितने भी आपको मैंने सिक्योरिटीज बताया उसके ऊपर जो राइट्स या इंटरेस्ट मिलेंगे वो भी सिक्योरिटीज ही कहलाएंगे। और कोई दूसरे जैसे म्यूचुअल फंड और CIS का नाम तो दे दिया, बाकी जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल बच गए उनके भी यूनिट्स, उनके भी इंस्ट्रूमेंट्स को क्या माना जाएगा, सिक्योरिटीज माना जाएगा। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया सिक्योरिटीज नोटिफाई किया, दैट इज जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। जीरो कूपन मींस जीरो इंटरेस्ट, जीरो प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल की भी वापसी नहीं होगी। याद रखिएगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी NPO जब लिस्ट होती है तो वो आपको क्या इशू करती है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पे अगर आप उस इंस्ट्रूमेंट को खरीदते हैं, उस सिक्योरिटी को खरीदते हैं, तो ना तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा और ना ही उस पैसे की वापसी होगी, रीपेमेंट रिडेम्पशन होगा। चूंकि ये NPO है, आपने इस जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट को खरीद के एक तरीके से आपने दान किया है। क्या किया है आपने, दान किया है। क्लियर जी। चलिए, म्युनिसिपल बॉन्ड जिसको मुनी बॉन्ड्स भी कहते हैं, है ना, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, दैट इज म्युनिसिपैलिटीज हैं, वो चाहें तो आपको ये मुनी बॉन्ड मार्केट में बेच के अपने लिए फंड रेज कर सकते हैं। सेबी ने इसके लिए 2015 में गाइडलाइंस भी बना दिया है और इस गाइडलाइंस का इस्तेमाल करके जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वो चाहें तो क्या कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं और फंड रेज करके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो कर सकते हैं। बाकी बेंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक पहला म्युनिसिपल बॉडी है जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड, मुन्नी बॉन्ड इशू किया था। बाकी अगर आप कोई भी म्युनिसिपैलिटी अगर मुन्नी बॉन्ड इशू करना चाहता है तो उसके लिए 4 कंडीशन है। पहला है कि पिछले 3 सालों में उसका नेगेटिव नेटवर्थ नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी डेट सिक्योरिटी उसने आज तक इशू किया है, जो लोन उसने अभी तक लिया है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसमें अभी तक उनके तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ होना चाहिए, खासकर पिछले साल में तो एकदम नहीं। उसके बाद वो म्युनिसिपैलिटी प्रमोटर डायरेक्टर RBI के विलफुल डिफॉल्टर के लिस्ट में नहीं होना चाहिए। और नंबर 4, याद रखिएगा, कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट अगर उसने पहले इशू किया था तो उसमें रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट का रिकॉर्ड दिखना नहीं चाहिए। सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू सिक्योरिटीज, है ना। सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट मींस कन्वर्जन ऑफ डेट या रिसीवेबल, कन्वर्जन ऑफ डेट या रिसीवेबल इनटू सिक्योरिटीज। आप डेट को सिक्योरिटी में बदल लेते हैं या आप रिसीवेबल को सिक्योरिटी में बदल लेते हैं। तो देख लीजिए, आप इंडिविजुअल लोन्स दैट इज डेट या कोई रिसीवेबल है, आप चाहें तो उसको किस में बदल सकते हैं, सिक्योरिटी में बदल सकते हैं, दैट इज सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट का सबसे बढ़िया जो आपका एग्जांपल है दैट इज मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। ऐसे सिक्योरिटीज बैक्ड होते हैं बाय एसेट्स, ज्यादातर डेट को ही आप मॉर्टगेज बोल सकते हैं। सेबी ने इस तरीके के डेट, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट के पब्लिक ऑफर एंड लिस्टिंग के लिए रेगुलेशन बना रखा है 2008 में, और इनके लिए अलग से लिस्टिंग एग्रीमेंट भी बनाया गया है। कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स अगर आप देखें तो कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स कैपिटल मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी होते हैं, और ये सब सेबी रेगुलेटेड होते हैं, और ये कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स को आपको ट्रांजैक्शन करने में मदद करते हैं। कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज आपको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरीज जिसके अंदर मर्चेंट बैंकर, स्टार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, अंडरराइटर्स, बैंकर टू द इशू, डिबेंचर ट्रस्टी। सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडियरी के अंदर स्टॉक ब्रोकर्स एंड द पोर्टफोलियो मैनेजर्स। अदर इंटरमीडिएट्स के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, सिंडिकेट मेंबर, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज।
अब स्टॉक ब्रोकर के अंदर भी ये पिछले बार मैंने बोला था, पिछले बार एग्जाम में आ भी गया था, इसलिए अच्छे से देख लीजिए, क्या पता इस बार भी आ जाए। स्टॉक ब्रोकर के अंदर भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, दैट इज क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। याद रखिए, क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर के बारे में रेगुलेशन नंबर 18D ऑफ सेबी स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर रेगुलेशन 1992 में बताया गया है। रेगुलेशन नंबर 18D, रेगुलेशन नंबर 18D सब रेगुलेशन 1 के अंदर बताया गया कि सेबी चाहे तो किसी भी स्टॉक ब्रोकर के बिजनेस के साइज या बिजनेस के स्केल को देखते हुए उसको क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर का स्टेटस दे सकता है। बाकी साइज एंड स्केल क्या चीज में देखा जाएगा, क्लाइंट्स उसके कितने ज्यादा हैं, टोटल एसेट्स ऑफ क्लाइंट कितना है उसके पास, ट्रेडिंग वॉल्यूम उसकी कितनी है, एंड ऑफ द डे मार्जिन ऑब्लिगेशन कितना है, कंप्लायंस स्कोर कैसा है, ग्रीवांस रिड्यूसल स्कोर कैसा है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग वॉल्यूम उसका खुद का कितना है। अगर ये सब बहुत ज्यादा है, लिमिट से ऊपर है, तो फिर वो बड़ा स्टॉक ब्रोकर है, दैट इज क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। लेकिन एक बार क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर वो बन गया तो उसके बाद उसके इनहैंस्ड राइट्स तो होंगे, पर इनहैंस्ड ऑब्लिगेशंस भी होंगी और इनहैंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। तो राइट एंड ड्यूटीज गो हैंड बाय हैंड। सब ब्रोकर वो होता है जो मेन स्टॉक ब्रोकर के नीचे एजेंट के रूप में काम करता है। तो बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर अपने नीचे क्या बना के रखते हैं, सब ब्रोकर, और बाकी सब ब्रोकर को भी सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। रिसर्च एनालिस्ट मैंने बताया था, ये वो लोग हैं जो आपको रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, एक तो प्रिपेयर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशंस देते हैं, प्राइस टारगेट देते हैं। भाई कोई भी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है तो उसको सेबी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट या एलएलपी है तो उसका कम से कम 25 लाख का नेटवर्थ होना चाहिए, और अगर अब वो इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म है तो उसका नेट टेंजिबल एसेट कम से कम 1 लाख रुपए का होना चाहिए। उसके बाद ही वो क्या बन सकते हैं, एग्जैक्टली रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। ये सब स्टॉक मार्केट के क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, और ये आपको 3 तरीके के बेसिकली होते हैं, सेल साइड एनालिस्ट, बाई साइड एनालिस्ट एंड इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। ये 3 तरीके के होते हैं। क्रेडिट रेटिंग आप सब जानते हैं, क्रेडिट रेटिंग के अंदर किसी भी कंपनी के क्रेडिट वर्दनेस को आप इवेलुएट करते हैं। बाकी इसके अंदर 2 चीजें चेक की जाती हैं कि क्या कंपनी के अंदर एबिलिटी है, क्या कंपनी के अंदर विलिंगनेस है टू पे द ऑब्लिगेशन इन रिगार्ड टू द डेट सिक्योरिटीज। कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग रिस्क और रिटर्न के बीच में लिंक पैदा करता है। याद रखिए, क्रेडिट रेटिंग एक सिंबॉलिक इंडिकेशन है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक का इस्तेमाल करते हुए हम रेटिंग देते हैं, जिसमें करेंट ओपिनियन बताया जाता है ना। क्रेडिट रेटिंग इज ओपिनियन नॉट द रिकमेंडेशन, जिससे कि हम बताते हैं कि देखिए हमें लगता है कि ये जो कंपनी है इसके जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं उसको वो सर्विस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, है ना। इस बात का रेटिंग किया जाता है। अगर रेटिंग सच्चे हैं इसका मतलब हम ये ओपिनियन दे रहे हैं कि ये कंपनी अपने जो भी इनकी डेट ऑब्लिगेशंस हैं उनको वो आराम से सर्विस कर पाएगी। आइए, सर्किट ब्रेकर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी किसी भी कंपनी के सिक्योरिटीज के प्राइस में अगर एक्सेस वॉलेटिलिटी हो गई तो उसको कंट्रोल करने के लिए सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट है ना। सर्किट ब्रेकर्स बेसिकली 3 स्टेज पे लगाया जाता है, 10%, 15% और 20%। क्लियर है जी। और जो प्रीवियस आपका ट्रेडिंग डे या प्रीवियस वीकली जो आपका क्लोजिंग प्राइस है उसके हिसाब से कंपेयर किया जाता है ना। पहला 10% से ज्यादा बढ़ा तो थोड़ा सा सस्पेंड कर देगा, उसके बाद 15% और उसके बाद 20%। और याद रखिएगा, सर्किट ब्रेक होते ही ट्रेडिंग रोक दी जाती है ना। बहुत बार अगर छोटा मोटा वॉलेटिलिटी है तो कुछ देर के लिए, और अगर आपको मालूम चला बहुत बड़े लेवल पे जैसे 20% से भी ज्यादा बढ़ रहा है तो पूरे उस दिन भर के लिए क्या कर दिया जाता है, आपका ट्रेडिंग रोक दिया जाता है, और फिर पूरा प्रॉपर ऑनलाइन सर्वेलेंस करके इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद ही उसमें ट्रेडिंग रिज्यूम की जाती है। बाकी याद रखिएगा, बीएसई सेंसेक्स या एनएसई निफ्टी दोनों में से कहीं भी अगर आपका सर्किट ब्रेकर लग गया तो ट्रेडिंग दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पर रोक दी जाएगी, चाहे दोनों में से कहीं भी आपका सर्किट ब्रेकर लगे। ब्लॉक डील और बल्क डील के बीच में मैं आपको डिफरेंस करा देता हूं। आइए, सबसे पहले जो ब्लॉक डील है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो क्या होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके लिए एक अलग ट्रेडिंग विंडो दिया जाता है, दैट इज ब्लॉक डील।
ब्लॉक डील के अंदर आपको सेपरेट ट्रेडिंग विंडो मिलेगा। मिनिमम ऑर्डर साइज ब्लॉक डील के थ्रू कम से कम 10 करोड़ रुपए का होगा, मतलब कम से कम 10 करोड़ का शेयर्स कर देंगे तभी आपके लिए ब्लॉक डील विंडो खुलेगा। याद रखिएगा किसी कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि 10 करोड़ का किसी एक ही कंपनी का शेयर्स कर दें आप। एक सेपरेट ट्रेडिंग विंडो खुलेगा सुबह में 8:45 से 9 बजे 15 मिनट, और दोपहर के टाइम में 2:05 से 2:20 में ये आपका एक सेपरेट ट्रेडिंग विंडो खुलेगा, जिसमें ऐसे लोग जो कम से कम 10 करोड़ रुपए के सिक्योरिटीज ट्रेडिंग करेंगे कम से कम, वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। रेफरेंस प्राइस यहाँ +-1% में होगा कि चूंकि बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी ना आ जाए। और एक बार मार्केट खत्म हो गया उसके बाद डिस्क्लोजर करना पड़ता है कि दिन भर में कितने ब्लॉक डील हुए। लेकिन जो बल्क डील है वो अलग है। बल्क डील का मतलब होता है कि स्टॉक एक्सचेंज को हम बताने जा रहे हैं कि किसी एक कंपनी के सिक्योरिटीज में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो गई, और इसके लिए कोई सेपरेट ट्रेडिंग विंडो नहीं है, नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो ही है। बल्क डील तब माना जाएगा जब किसी एक स्पेसिफिक लिस्टेड कंपनी का आप मोर देन 0.5% शेयर्स खरीद लेते हैं। ये एक कंपनी स्पेसिफिक है, किसी एक कंपनी का 0.5% से ज्यादा शेयर्स खरीदेंगे तब वो बल्क डील माना जाएगा। ट्रेडिंग थ्रू आउट द डे होता है, ऐसा नहीं कोई स्पेशल टाइम नहीं है। प्राइस जो है मार्केट डिपेंड है, और डिस्क्लोजर अगर सिंगल ट्रेड में ही 0.5% ज्यादा हो गया तो इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ जाएगा स्टॉक ब्रोकर की तरफ से, या अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन करके हुआ तो फिर आफ्टर मार्केट आवर्स में बताना पड़ जाएगा कि ऐसे ऐसे इस कंपनी के सिक्योरिटीज में बल्क डील हुआ है, बल्क डील हुआ है। ठीक है जी। अब आइए फ्यूचर मार्केट क्या होता है। आप सब जानते हैं जो दो तरीके का सेकेंडरी मार्केट का सेगमेंट होता है, एक स्पॉट मार्केट और एक फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट के अंदर आपका एक अग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में कि हम अंडरलाइंग एसेट्स को खरीदेंगे या बेचेंगे। ठीक है जी। ये सारी चीजें प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट पर होगा, और प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो भी पहले से प्री डिटरमाइंड होगा। हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दो तरीके के लोग होंगे, एक विलिंग बायर और एक विलिंग सेलर। विलिंग बायर को बोला जाता है लॉन्ग, और सेलर को बोला जाता है शॉर्ट। तो बायर जो है वो लॉन्ग पोजीशन लेता है, और जो सेलर है वो आपका शॉर्ट पोजीशन लेता है। ठीक है। बाकी मैंने बता दिया था ये जो फ्यूचर मार्केट है ये नॉन कैश मार्केट है, नॉन डिलीवरी बेस्ड मार्केट है। मतलब यहाँ सच में कोई शेयर्स की ट्रेडिंग, मतलब सच में कोई शेयर्स का आपका डिलीवरी नहीं होगा, सच में पूरा पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो है अमाउंट सिर्फ उसी का ही आदान और प्रदान होगा। क्लियर है। चलिए जी। बाकी आप सबको बता दूं जल्दी जल्दी, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कितने तरीके का होता है। पहले बात करें टाइप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एक सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज जहां पे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। दूसरा होता है कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज जहां पे प्रेस्क्राइब्ड कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है। एक होता है फॉरेक्स जहां पे करेंसी, फॉरेन करेंसी, इन सब की ट्रेडिंग होती है। ठीक है जी। हम लोग डील करते हैं सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा। सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के 4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आजकल होने लगे हैं, खासकर ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जिसके पास नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है। सबसे पहले मेन बोर्ड पे तो जो टॉप बिगर कंपनीज पूरा प्रॉपर पब्लिक इश्यू लेके आती है उसकी लिस्टिंग होती है। एसएमई प्लेटफॉर्म या एसएमई स्टॉक एक्सचेंज जहां पे एसएमई की लिस्टिंग होती है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की लिस्टिंग होती है। आईजीपी जिसका नाम पहले इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, अब उसका नाम इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म है, यहाँ स्टार्टअप्स की लिस्टिंग होती है। और एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज का है जहां पे एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, लिस्टिंग होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए जी। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना। चलो जी शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज आपको मालूम होगा चैप्टर 10A ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। ठीक है जी। सोशल स्टॉक एक्सचेंज कोई एक नया स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ये किसी भी ऐसा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जिसके पास नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है उसी का एक सेपरेट सेगमेंट है जो एनपीओ के लिस्टिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से ये सेगमेंट बनाया गया है। यहाँ पे 2 तरह की कंपनीज आ सकती हैं, एक तो जो एनपीओ है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकेंड फॉर प्रॉफिट है बट सोशल एंटरप्राइज है। फॉर प्रॉफिट बट सोशल एंटरप्राइज। तो याद रखिएगा 2 तरह की कंपनीज यहां दिख सकती हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या दूसरा फॉर प्रॉफिट बट सोशल एंटरप्राइज। ऐसे कंपनीज की यहां पर लिस्टिंग हो सकती है।
चलिए जी आगे। आप सबको मालूम है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेंड लाइन बनता है वो दो तरीके से बनता है। एक तो आपका बुलिश ट्रेंड जहां पे अपवर्ड मार्केट ट्रेंड है, बायर यहां ज्यादा हो गए हैं, सेलर कम है। और बियरिश ट्रेंड डाउनवर्ड मार्केट ट्रेंड है जहां पे सेलर ज्यादा हो गए हैं और बायर कम है। ठीक है ना जी। चलिए सेटलमेंट सिस्टम आप सबको मालूम होगा, T+1 डे हो गया है, ध्यान रखेंगे T+2 डे नहीं रहा, अब T+1। बाकी सेबी ने अब T+0 पे भी काम करना शुरू कर दिया है ना। अभी वो आपका बीटा वर्जन में चल रहा है T+0, लेकिन अभी जो मेन चल रहा है दैट इज T+1। ठीक है जी। डेरिवेटिव्स आप सबको मालूम है, डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो अपने अंडरलाइंग सिक्योरिटी से अपना वैल्यू बनाता है। मतलब डेरिवेटिव का खुद का कुछ वैल्यू नहीं होता है। लाइक जैसे करेंसी नोट का अपना कोई वैल्यू नहीं जब तक आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर उसके ऊपर ना लग जाए। उस लॉकर के चाबी का कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि ये पता ना चल जाए कि उस लॉकर में क्या रखा हुआ है। तो उसी तरीके से डेरिवेटिव भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो अपना वैल्यू डिराइव करता है थ्रू इट्स अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। चलिए जी बता ही दिया था। जो क्या आपका सेकेंडरी मार्केट है उसका दो सेगमेंट होता है। पहला सेगमेंट स्पॉट मार्केट, दूसरा फ्यूचर मार्केट। जो स्पॉट मार्केट है उसी को आप कैश मार्केट कह सकते हैं, डिलीवरी बेस्ड मार्केट कह सकते हैं। यहां पे T+1 डे के अंदर डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी भी हो जाएगा और आपको पेमेंट भी मिल जाएगा, है ना। बायर को डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज हो जाएगा, सेलर को पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन जो फ्यूचर मार्केट है इसी को नॉन कैश मार्केट, नॉन डिलीवरी बेस्ड मार्केट बोलते हैं। यहां जो भी होगा दैट विल बी ऑन अ फ्यूचर प्री डिटरमाइंड डेट। और बता दिया था एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज होना नहीं है, यहाँ पे पूरा एक्चुअल पेमेंट होना नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का ही आदान और प्रदान होना है। बाकी फ्यूचर को में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं। फ्यूचर के अंदर क्या होता है भाई, जो परफॉर्मेंस डेट है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन ऑप्शन के अंदर वो जो फ्यूचर डेट है वो फिक्स्ड नहीं है। मतलब फ्यूचर डेट इज अ मैक्सिमम डेट, उससे पहले भी कभी भी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। पर उससे पहले कब होगा ये कैसे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन दो तरीके का होता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अगर कॉल ऑप्शन है तो बायर के पास राइट रिजर्व होता है कि वो फ्यूचर डेट से पहले कभी भी वो सेलर को बोल सकता है कि आज ही मैं परफॉर्मेंस करूंगा, है ना। और क्योंकि इसको एडवांटेजियस पोजीशन मिल रहा है जिसकी वजह से उसको कॉल प्रीमियम पे करना पड़ता है। लेकिन पुट ऑप्शन में सेलर के पास राइट होता है कि वो फ्यूचर डेट से पहले कभी भी अपन किसी भी डेट को वो जिस दिन उसको फायदा नजर आ रहा हो उसको वो परफॉर्मेंस डेट बना सकता है। चूंकि ये एडवांटेजियस पोजीशन है तो उसको भी क्या पे करना पड़ता है, पुट प्रीमियम पे करना पड़ता है। आइए जी, सबसे इंपॉर्टेंट दो तरीके के प्रोसेस हैं, डीमेटलाइजेशन एंड रीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू द इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, है ना। और यहां पे आपको याद होगा जो फॉर्म इन्वॉल्व होता है दैट इज DRF, डिमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। और रीमेटलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स बैक इनटू द फिजिकल शेयर। यहां पे जो फॉर्म इन्वॉल्व है रीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। तो आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू डीमेटलाइजेशन और रीमेटलाइजेशन करवा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता रहता है। रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट, रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट, रेगुलेशन नंबर 76 ऑफ सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018 का कहना है कि हर इशूअर को क्वार्टरली बेसिस पर किसी क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अब प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट को भी जोड़ दिया गया। अब इन तीनों में से किसी से भी क्वार्टरली बेसिस पर ये ऑडिट कराना पड़ेगा हर लिस्टेड कंपनी को, जिसके अंदर ये रिपोर्ट देंगे कि सबसे पहले टोटल इश्यूड कैपिटल, लिस्टेड कैपिटल कितना डीमेट में है, ये इसको रिकंसाइल करके बताएंगे। उसके बाद शेयर कैपिटल में इस क्वार्टर में कितने चेंजेज आए, तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, दूसरा ये बताएंगे। तीसरा, जब भी नए सिक्योरिटी इशू हुए उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था नहीं लिया गया था, नंबर 3। चौथा, रजिस्टर ऑफ मेंबर का अपडेटेड स्टेटस। नंबर 5, जब भी डीमेटलाइजेशन का रिक्वेस्ट आया 21 दिन में डीमेटलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इन 5 बातों पे आपका पूरा का पूरा एक ऑडिट करके क्वार्टरली बेसिस पर रिपोर्ट लेके स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना पड़ता है, जिसको रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट बोलते हैं। रेगुलेशन नंबर बता ही दिया, रेगुलेशन नंबर 76 ऑफ सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन। चलिए जी, अब सेबी लेके आया है
साइबर सिक्योरिटी और साइबर रेजिलेंस के ऊपर फ्रेमवर्क। ये है फॉर स्टॉक ब्रोकर्स एंड फॉर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। याद रखिएगा, साइबर अटैक जनरली आपके CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी को बर्बाद करता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने यहाँ साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क रखें, जिससे कि आपके सिस्टम के ऊपर साइबर अटैक ना हो सके और आपका साइबर रेजिलेंस और बढ़े, मजबूत हो। साइबर रेजिलेंस का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी कि साइबर अटैक से वो अपने आप को कितना बचाने के लिए तैयार है। याद रखिएगा, सेबी के इस फ्रेमवर्क में बताया गया है कि अब जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होंगे, स्टॉक ब्रोकर्स होंगे, इनको साल में एक बार साइबर ऑडिट कराना पड़ेगा। जितने भी सेबी के सर्कुलर्स हैं या एडवाइजरी हैं रिलेटिंग टू द साइबर सिक्योरिटी, है ना, उसको उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के MD, CEO, पार्टनर या प्रोप्राइटर की तरफ से एक डिक्लेरेशन जाएगा स्टॉक एक्सचेंज को। उसके बाद डिपॉजिटरी को अपने क्रिटिकल एसेट्स को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करना है, जिसको देख के लग रहा है कि इसके ऊपर साइबर अटैक हो सकता है। जो भी इनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सिस्टम है, इसको अप टू डेट करके रखना है और इसको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट आपको पीरियोडिक लेवल पे करते रहना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है आपका एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स होंगे वो दो तरीके के होंगे, क्लोज एंडेड स्कीम और द ओपन एंडेड स्कीम, है ना। ओपन एंडेड स्कीम के बारे में बता दो। ओपन एंडेड स्कीम के अंदर म्यूचुअल फंड खुद ही अपने अपने यूनिट्स को बेचता रहता है लगातार कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर, है ना। तो किसी भी ट्रांजैक्शन डे के दिन आप उसको खरीद सकते हैं और वापस आप म्यूचुअल फंड को ही उसको बेच सकते हैं। इसलिए इनका जो कॉर्पस है उस स्कीम का, जो ओपन एंडेड स्कीम है, उसका जो कॉर्पस होता है वो वेरिएबल होता है, क्योंकि यहाँ ऑन गोइंग परचेज भी चलता रहता है और ऑन गोइंग रिडेम्पशन खुद ही म्यूचुअल फंड भी करता रहता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद ही इसको रिडीम कर देता है, इसके लिए इस ऐसे यूनिट्स की लिस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है। और चूंकि लिस्टिंग नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पर, तो इनका एक ही प्राइस होगा, दैट विल बी द NAV ओनली। और ये हाईली लिक्विड होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद ही आपसे वापस खरीद ले रहा है, तो पैसा फंसने का कोई मतलब नहीं है। क्लोज एंडेड स्कीम में याद रखिएगा, जब न्यू फंड ऑफर आएगा तभी आप उसके यूनिट्स को खरीद पाएंगे। जितने दिन न्यू फंड ऑफर रहेगा उसी बीच में आप यूनिट्स खरीद पाएंगे। इस वजह से इनका फिक्स्ड कॉर्पस है, जितने यूनिट्स उस NFO में बिकेंगे, NFO पीरियड में, उतना ही उनका कॉर्पस बनेगा। और म्यूचुअल फंड यहाँ खुद वापस खरीदने के लिए तैयार नहीं होता अपने यूनिट्स को, इसलिए इसकी लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पर करा दी जाती है। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग है तो इसका एक फेस वैल्यू भी होगा, दैट विल बी NAV, एंड स्टॉक एक्सचेंज का भी प्राइस होगा, दैट विल बी द मार्केट ट्रेडिंग प्राइस। और ज्यादातर ये लिक्विड होते हैं। म्यूचुअल फंड दो तरीके से अपने यूनिट्स को बेचता है। एक तो रेगुलर प्लान जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचा जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर को फिर कमीशन देना पड़ता है, जिससे कि हायर एक्सपेंस रेशियो हो जाता है, और हायर एक्सपेंस रेशियो के चक्कर में इन्वेस्टर को लोअर रिटर्न मिलता है। लेकिन डायरेक्ट प्लान के अंदर स्टॉक म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड का जो AMC है वो डायरेक्टली विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूटर अपना यूनिट को बेच देता है। कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं डिस्ट्रीब्यूटर को, तो लोअर एक्सपेंस रेशियो है और उसकी वजह से पोटेंशियली हायर रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर को, क्योंकि यहाँ पे कोई कमीशन देना पड़ता नहीं है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, NAV कैसे निकालते हैं। तो NAV निकालने के लिए सबसे पहले आपको नेट एसेट ऑफ द म्यूचुअल फंड निकालना पड़ेगा। नेट एसेट निकालने के लिए एसेट माइनस लायबिलिटी होता है। तो सबसे पहले आपको पता करना है एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं। तो याद रखिएगा, एसेट्स में एकदम रट लो अभी जो मैं बताने जा रहा हूं। एसेट्स के अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल, अदर अक्रूड इनकम या अदर एसेट्स, इन सबको जोड़ दीजिए। ये हो गया असेट्स ऑफ द स्कीम या असेट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। उसमें से माइनस करना है आपको एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के अंदर भी आपको तीन चीजें आएंगी, अक्रूड एक्सपेंसेस, अदर पेएबल्स और अदर लाइबिलिटीज। जब एसेट माइनस लाइबिलिटी कर देंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम। और नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से,
तो NAV पर यूनिट आ जाएगा, NAV पर यूनिट आ जाएगा। याद रखिएगा NAV पर यूनिट हर म्यूचुअल फंड को हर बिजनेस डे पे कैलकुलेट करके अपने वेबसाइट और एमपी के वेबसाइट पर डालना पड़ता है। याद रखिएगा जो प्रेजेंट NAV होगा उसी पे वो लोग अपने यूनिट्स को बेचते भी हैं और उसी पर वो NAV के हिसाब से ही वो रिडीम भी करते हैं। एक आपका फॉर्मूला आ सकता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न का, HPR निकालने का। HPR का मतलब आपने अगर किसी सिक्योरिटीज या को होल्ड किया इतने दिन तक तो आपको उसके ऊपर क्या रिटर्न मिला। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न, तो क्या रिटर्न मिला, एक तो आपको उस पीरियड में जो इनकम मिला होगा इंटरेस्ट या डिविडेंड के नाम से, उसके बाद एंड ऑफ द पीरियड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ये हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इनकम जोड़ दीजिए, कैपिटल एप्रिसिएशन जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 कर दीजिए, है ना। आपका क्या निकल जाएगा, HPR निकल जाएगा। जैसे इस वाले केस में देख लीजिए 17.60 में इसको बाई किया गया था, 2 रुपए का डिविडेंड बीच में मिला था, अभी ये बिका है 19। तो इस दोनों 19 में से 17 माइनस कर देंगे तो लगभग 2 रुपया कुछ का इनको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल गया, 2 रुपया का इनको डिविडेंड मिल गया। तो देख लीजिए 2 प्लस ये देखिए 19 में से 17 माइनस किया, 2 प्लस 2 जो भी आया हो डिवाइडेड बाय 17.60 इंटू 100, है ना। ये देखिए HPR आपका आ गया 24.29%। क्या पता यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए जी उसके बाद आ जाओ NAV के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत तरीके से घुमा के आ सकता है। एक तो आपको पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिडेम्पशन प्राइस इज इक्वल टू NAV डिवाइडेड बाय 1 प्लस बैक एंड लोड। पब्लिक ऑफर प्राइस इज इक्वल टू NAV डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो देखिए यहाँ इन्होंने रिडेम्पशन प्राइस दे दिया तो रिडेम्पशन प्राइस आपको मिल गया, बैक एंड लोड दे दिया 2% और फ्रंट एंड लोड दे दिया 2%, बैक एंड लोड दे दिया 3%। तो इसमें मिसिंग क्या है, तो मिसिंग है NAV। तो इस वाले में देखिए रिडेम्पशन प्राइस दिया हुआ था और बैक एंड लोड दिया हुआ था। अब 2 चीजें दी गई तो तीसरी चीज निकल जाएंगी। जो NAV यहाँ निकल के आया इसी को इस साइड डाल दीजिए, आपको पब्लिक ऑफर प्राइस में NAV फ्रंट एंड लोड दिया हुआ है, आपका पब्लिक ऑफर प्राइस आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उन सबका अपना एक एडवर्टीजमेंट कोड है। जब भी म्यूचुअल फंड कुछ एडवर्टीजमेंट करेगा तो एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रू, फेयर, क्लियर, कंप्लीट, अनएम्बिगियस, कंसाइज होना चाहिए। फॉल्स, मिसलीडिंग, बायस, डिसेप्टिव ये सब नहीं होना चाहिए। सेलिब्रिटीज को आप उसका पार्ट नहीं बनाएंगे। दूसरे किसी म्यूचुअल फंड को डिस्क्रेडिट या उनके साथ अनफेयर कंपैरिजन नहीं करेंगे। और आपको अपने हर एडवर्टीजमेंट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड वार्निंग इन लेजिबल फॉन्ट। और अगर आप विजुअल ढंग से कर रहे हैं तो यही चीज कम से कम 5 सेकंड के लेंथ में आपको बोलना भी पड़ेगा, कम से कम 5 सेकंड। और याद रखिएगा कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट मत कीजिएगा जो मिसअंडरस्टूड हो जाए लोगों की तरफ से। अब आइए फाटका में क्या होता है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग द इंडियन म्यूचुअल फंड, इनको रिपोर्ट करना पड़ता है कि उनके अंदर यूएस पर्सन का या यूएस के एंटिटीज का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंडिविजुअल का या उनके एंटिटीज का कितना इन्वेस्टमेंट है। ये सब इसलिए क्या आता है जिससे कि टैक्स इवेजन पता चल सके। आपको फाटका के अंदर कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंट, टिन फ्रॉम सच कंट्री, ये सब इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। और ये फाटका मैंडेटरी हो गया सारे इन्वेस्टर्स के लिए इन इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो याद रखिएगा अब फाटका फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल आप सब जानते हैं। पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल का काम होता है पहले ये कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे अमाउंट का बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं, 10-10 रुपया लिया, एक बड़ा सा कॉर्पस बनाया और उसको फिर आगे क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, है ना। ये सब मिला के 5 तरीके के हम लोग पढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड जिसका सेफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होता है, वेंचर कैपिटल फंड जिसका नाम आजकल AIF हो गया है, इनका रिस्की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होता है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए होता है। REIT रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। INVIT इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए।
म्यूचुअल फंड एक फंड है जो ट्रस्ट के रूप में बनाया जाता है, जिसका काम है मनी रेज करना। मनी रेज करने के लिए स्कीम्स लॉन्च करते हैं, ये स्कीम्स के अंदर यूनिट्स बेचते हैं। यूनिट्स को बेच के जो पैसा आया उससे वो अपना कॉर्पस बनाते हैं और फिर वो कॉर्पस को 6 जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, सिल्वर और सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, रियल एस्टेट एसेट्स के अंदर और सच अदर एसेट्स जो सेबी इनको परमिट करे। तो म्यूचुअल फंड का यही डेफिनेशन होता है। चलिए, म्यूचुअल फंड के एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली इतने सारे लोग मिलेंगे। एक तो स्पॉन्सर मिलेगा जो म्यूचुअल फंड का प्रोमोटर होगा, ऑलवेज अ बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा ट्रस्टी होगा, जो ट्रस्टी कंपनी के तौर पे हो सकता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के फॉर्म में हो सकता है, जिसका काम होगा म्यूचुअल फंड के एसेट्स का सेफगार्डिंग करना। ट्रस्टी अपॉइंट करता है एएमसी, जिसको इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी कह सकते हैं, फंड मैनेजर भी कह सकते हैं। इसका कंपनीज एक्ट का कंपनी होना जरूरी है। ट्रस्टी इसको अपॉइंट करता है कि तुम फंड को मैनेज करो, म्यूचुअल फंड के फंड को मैनेज करो, एएमसी। उसके बाद ये सारा कार्यक्रम यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। और भी छोटे छोटे 3 इंटरमीडिएटरीज होंगे, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर ट्रांसफर एजेंट और डिपॉजिटरी। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और बाकी जो म्यूचुअल फंड खुद है वो 8। म्यूचुअल फंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर ट्रस्ट के रूप में बनाया जाएगा। ठीक है जी। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। एक म्यूचुअल फंड का स्कीम है, उसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है। हमें एनएवी निकालना है। एनएवी के लिए हमें चाहिए एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो सबसे पहले एसेट्स में क्या क्या लेंगे? तो सर एसेट्स में लेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अक्रूड इनकम, रिसीवेबल। ये तीनों चीज को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने तीनों चीज को जोड़ दिया है। लायबिलिटीज में लायबिलिटीज 50,000, अक्रूड एक्सपेंसेस 50,000 ये दोनों लायबिलिटी हो गया। उसके ऊपर जो चीजें लिखी हुई हैं वो इररिलेवेंट है। एसेट माइनस लायबिलिटी कर लीजिए और उसके बाद उसको डिवाइड कर दीजिए। आपका आउटस्टैंडिंग यूनिट, आउटस्टैंडिंग यूनिट कितना है? 10 लाख। तो देखो यहाँ पे एसेट्स, 3 एसेट्स को जोड़ा, 2 लायबिलिटीज को माइनस किया और डिवाइड कर दिया 10 लाख से। 18 रुपए का क्या आ गया? आपका एनएवी आ गया। ठीक है जी। एक और भी क्वेश्चन है। सबसे पहले इन्होंने एसेट्स ऐसे दिखाया है कि म्यूचुअल फंड ने यहां इन्वेस्ट किया है। तो 25,000 शेयर 20 रुपए के दर से, 35,000 शेयर 300 रुपए के दर से, 29,000 शेयर 380 के दर से, 40,000 शेयर 500 के दर से। ये सारे के सारे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये तो हो गया आपका एसेट, और एसेट में से माइनस कर दीजिए लायबिलिटीज, तो निकल गया नेट एसेट। उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से, निकल गया एनएवी। क्लियर है? तो यही, क्या पता यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो इस पर ध्यान दीजिए। एक बार इसको ऊपर ऊपर से देख लीजिए, सो दैट कि अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपका काम बन सकता है जल्दी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, या हमारे टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। अभी आपको मालूम है ना, जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं सबका प्रातः रिवीजन होने वाला है सुबह 4:30 बजे। तो आज सीएमएसएल है, तो आज सीएमएसएल का हो रहा है। कल कौन सा पेपर है? कल कौन सा पेपर है बताओ जल्दी। मैं देखता हूँ कितना बच्चा उठा हुआ है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। ये ना हो कि मेरी आवाज सुनते सुनते बस सो जाए बच्चा कि आह क्या बात है ना, सुरीली सुरीली आवाज सुबह सुबह आ रही है, अब बस आराम से सो जाएं। जल्दी बताओ, मैं देखता हूँ कितने बच्चे मेरे साथ एक्टिव हैं और लगातार बढ़िया से सुन रहे हैं। सुमित वर्मा ने एक क्वेश्चन पूछा है। सुमित वर्मा, आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने कल हर रात शेयर बाजार का जो मेरा रील आता है और यूट्यूब शॉर्ट्स आता है उस पर मैंने कल दे दिया है। सुमित वर्मा ने पूछा था डिफरेंस बिटवीन लिवरेज फंड एंड हेज फंड, तो उसके बीच का डिफरेंस मैंने बता दिया है कल के हर रात शेयर बाजार के अंदर। यूट्यूब पे जाइए, कंपनी लॉ का है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। ठीक है, चलिए जी। बाकी सुमित वर्मा ने पूछा है तो मैं फिर भी बता देता हूँ। बाकी हर रात शेयर बाजार वाले यूट्यूब शॉर्ट्स जो रात में कल 9 बजे आया होगा अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें मैंने बता दिया था। इन्होंने पूछा है हेज फंड और लिवरेज फंड में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले लिवरेज फंड को हम बोरोड फंड भी कहते हैं, और जो हेज फंड है वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए होता है। जो लिवरेज फंड है, चूंकि वो बोरोड फंड है तो वो आपके पोर्टफोलियो के साइज को बढ़ा देता है, लेकिन जो हेज फंड है वो पोर्टफोलियो के साइज को बढ़ाता नहीं है। जो आपका लिवरेज फंड है, जो आपका लिवरेज फंड है वो लेस रिस्की है, लेकिन जो हेज फंड है वो बहुत रिस्की है, जिस वजह से
हेज फंड को हेज फंड की हेजिंग की जा रही है। चलिए जी, आइए म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ जो भी कॉस्ट है वो क्या क्या हो सकता है। एक तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करने का खर्चा है, ये आपसे इनडायरेक्टली चार्ज किया जाता है। आपको याद होगा नेट एसेट निकालते वक्त जो एसेट माइनस लायबिलिटी करते हो, वो लायबिलिटी में ऑपरेटिंग कॉस्ट ही वो माइनस करते हैं। तो जो आपको एनएवी मिलता है, इसका मतलब उसमें पहले से ही ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस हो चुका होता है। सेल्स कॉस्ट, ये तो सेलिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है, जो फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड के नाम से आपसे चार्ज किया जाता है। फ्रंट एंड लोड आपसे तब लिया जाएगा जब म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को आप खरीदने जाएंगे। बैक एंड लोड आपसे तब चार्ज किया जाएगा जब आप उस यूनिट्स को म्यूचुअल फंड को वापस बेचने जाएंगे। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अगर आप किसी भी मालूम चला किसी भी ईटीएफ को खरीद रहे हो, इसका मतलब वो ईटीएफ जिस इंडेक्स से लिंक किया गया है उसके सारे शेयर्स को खरीद रहे हो। मान लीजिए अगर आपने ईटीएफ खरीदा है निफ्टी का, तो निफ्टी के अंदर जो टॉप 50 कंपनी है, आप मान के चलिए उस टॉप 50 कंपनी के शेयर्स आपने खरीद लिए। वो टॉप 50 कंपनी के, ध्यान सुनिएगा, टॉप 50 कंपनी के जितने भी टॉप 50 कंपनी में जो जो सिक्योरिटीज आएंगे, वो जैसा बिहेव करेगा वैसा ही आपका ईटीएफ भी बिहेव करेगा। तो व्हेन यू बाय द ईटीएफ, इट मींस वो ईटीएफ जिस बास्केट से लिंक्ड है या जिस इंडेक्स से लिंक्ड है, उस बास्केट उस इंडेक्स के सारे सिक्योरिटीज को आपने खरीद लिया है, ये आप मान के चलते हैं। उस बास्केट उस इंडेक्स के अंदर जितने भी सिक्योरिटीज हैं वो जैसा बिहेव करेगा ऐसा ही आपको ईटीएफ के ऊपर रिटर्न मिलेगा। एआईएफ, आपको मालूम है एआईएफ पहले वेंचर कैपिटल फंड कहलाता था। एआईएफ 3 कैटेगरी का होता है। कैटेगरी 1 एआईएफ के अंदर वेंचर कैपिटल फंड, एसएमई फंड, सोशल वेंचर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, है ना, इन सब तरीके के फंड आते हैं। कैटेगरी 3, कैटेगरी 1 के बाद हमेशा कैटेगरी 3 पढ़ना है। कैटेगरी 3 के अंदर हेज फंड आते हैं और कैटेगरी 2 बीच वाला होता है। तो जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 में फॉल नहीं करता, वो कैटेगरी 2 में फॉल करता है, जिसके अंदर प्राइवेट इक्विटी फंड और डेट फंड आते हैं। तो ये एग्जाम में आ सकता है। एंजल फंड, आपको मालूम होगा एंजल इन्वेस्टर जो है वो बड़े बड़े अमीर अमीर इंडिविजुअल होते हैं जो ज्यादातर स्टार्टअप सब में पैसा लगाते हैं, है ना। तो याद रखें एंजल फंड एक मनी पूल है जिसके अंदर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और कंपनी जो बड़ी बड़ी हैं, जो इन टोटल एंजल फंड में पैसा लगाने वाले कौन लोग होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। बता दिया, इसको जनरली कैटेगरी 1 एआईएफ में रखा जाता है और एंजल फंड ज्यादातर पैसा एंजल इन्वेस्टर से ही लेते हैं। ये लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासकर स्टार्टअप कंपनीज में जहां पे रिस्क इज हाई बट द रिटर्न इज ऑल्सो हाई। आरईआईटी मैंने बता दिया था, आरईआईटी एक फंड है जिसमें आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा रियल एस्टेट सेक्टर में। रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाने के बाद आरईआईटी को जो भी इनकम मिलेगा वो इनकम वो आपको वापस मार देगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और द कैपिटल एप्रिसिएशन इन यूनिट्स। ठीक है जी। आईएनवीआईटी भी इसी ढंग का है। आईएनवीआईटी भी एक पीआईवी है जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसको भी जो फायदा मिलेगा वो फायदा वापस आपको बांट देगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ यूनिट्स। ठीक है जी। बाकी मैं बता दूं आपको, दोनों ही, चाहे आपका आरईआईटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए या आईएनवीआईटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, इनके ये 4 कंपोनेंट होंगे। इनका एक ट्रस्टी होगा, इनका एक स्पॉन्सर होगा, इनका एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर होगा और इनका एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी होगा, क्योंकि ये रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसा लगाते हैं। आईएफएससी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, मैं फिर से बता देता हूं। सबसे पहले तो ये SEZ एरिया है, ये टैक्स न्यूट्रल एरिया है, ये टैक्स न्यूट्रल एरिया है, ये डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी है। और यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस का मतलब बैंक, स्टॉक मार्केट रिलेटेड एंटिटीज, इंश्योरेंस फर्म, फंड मैनेजर्स, फिनटेक फर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पे काम करते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज का ये हब है और ये चूंकि SEZ है तो ये फॉरेन टेरिटरी माना जाता है और जिसकी वजह से ये टैक्स न्यूट्रल एरिया हो जाता है। बाकी बता दिया, इसको इंटरनेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लो ऑफ फाइनेंस आपका होगा इंटरनेशनली, मतलब बाहर से, भारत के बाहर से भारत के अंदर, भारत के अंदर से भारत के बाहर, यहाँ फ्लो ऑफ फंड होता है। ठीक है जी। बाकी मैंने आपको बता दिया था IFSC को चलाने के लिए IFSCA एक अथॉरिटी है जिसको बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं। आपको याद हो
चार रेगुलेटर्स का सारा पावर IFSCA को दे दिया गया है। द फर्स्ट इज RBI, सेकेंड इज सेबी, थर्ड इज IRDAI एंड फोर्थ इज PFRDA। याद रखिएगा, अगर आपका IFSC एरिया में अगर कोई भी काम होगा तो याद रखना, बैंकिंग काम होगा तो RBI तो डोमेस्टिक एरिया में लगता है ना, लेकिन IFSC एक आपका SEZ एरिया है। तो याद रखना ये सारे के सारे पावर IFSCA को दे दिए गए हैं। अगर IFSC एरिया में कुछ भी होगा तो याद रखिएगा IFSCA ही वहां पे लगेगा। RBI, सेबी, IRDAI, PFRDA का कोई मतलब नहीं है। ये चारों डोमेस्टिक रेगुलेटर्स हैं, तो डोमेस्टिक का मतलब अदर देन IFSC एरिया। ठीक है जी, बता दिया था। बाकी जो IFSCA है उसको चार डोमेस्टिक रेगुलेटर्स का पावर दे दिया गया है। 15 सेंट्रल एक्ट का सारा पावर जो ये चार रेगुलेटर्स में होता है वो सारा का सारा किसको दे दिया गया है? IFSCA को दे दिया गया है, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द IFSC एरिया। ये क्वासी लेजिस्लेटिव है, मतलब रेगुलेशन बना सकता है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये इंप्लीमेंट करवा सकता है, और थोड़ा बहुत क्वासी जुडिशियल फंक्शन करता भी नजर आता है। बाकी भारत में अभी सिर्फ एक ही IFSC है, दैट इज गिफ्ट सिटी गुजरात, है ना। चलिए जी, लिस्टिंग एग्रीमेंट चैप्टर पे आते हैं। सेबी लोडर का सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन मुझे रेगुलेशन नंबर 6 लगता है, जिसमें कहा गया है हर लिस्टेड एंटिटी को, है ना, एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को क्या बनाना है? कंप्लायंस ऑफिसर। याद रखिएगा ये मैंडेटरी है। कंप्लायंस ऑफिसर का काम होगा जितने भी रेगुलेटरी प्रोविजन उस इश्यूअर के ऊपर लग रहे हैं, उस लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर लग रहे हैं, उन सबका लेटर वाइज भी स्पिरिट वाइज भी कंप्लायंस करवाना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक्चुअली सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज, इन सबके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, इन सबको रिपोर्टिंग करते रहना, ये देखते रहना कंपनी के अंदर करेक्ट प्रोसीजर्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और जो ग्रीवांस रिड्रेसल डिवीजन है उसके भी ईमेल एड्रेस को मॉनिटर करते रहना। बस ये म्यूचुअल फंड, याद रखिएगा म्यूचुअल फंड के ऊपर रेगुलेशन नंबर 6 नहीं लगता है, क्योंकि वो ट्रस्ट है। उसके बाद लेकिन याद रखिएगा, कभी भी कंप्लायंस ऑफिसर रिजाइन करता है या कंप्लायंस ऑफिसर का ऑफिस खाली होता है तो 3 महीने के अंदर नया कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कर लेना है। इसका मतलब कंप्लायंस ऑफिसर का वैकेंसी कितने दिन में भर जाना है? 3 महीने के अंदर कंप्लायंस ऑफिसर का वैकेंसी भर जाना है। ठीक है जी। उसके बाद आइए रेगुलेशन नंबर 29, इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ था, है ना। पहले रेगुलेशन नंबर 29 1 था, 2 था, 3 था, लेकिन अब सिर्फ 1 और 2 है। 3 वाली चीजें 1 में ही इंक्लूड कर दी गई हैं। याद रखिएगा, कभी भी आपके यहाँ अगर बोर्ड मीटिंग हो रहा है और उस बोर्ड मीटिंग में इस तरीके के प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्कस होने वाले हैं तो उस बोर्ड मीटिंग से 2 दिन पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को बता देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इतने तारीख को आपका बोर्ड मीटिंग होने वाला है और उस बोर्ड मीटिंग में मैं इस तरीके की प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कौन कौन हो सकता है? फाइनेंशियल रिजल्ट, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग, फंड रेजिंग, डिविडेंड, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, बोनस सिक्योरिटीज, या मालूम चला जो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं उनके राइट और प्रिविलेज जो सिक्योरिटी के ऊपर सिक्योरिटी होल्डर को मिला हुआ उसमें कोई ऑल्टरेशन होना है। मालूम चला उस डेट में ऑल्टरेशन कर रहे हैं जिस दिन इंटरेस्ट मिलने वाला है या रिडेम्पशन होने वाला है। अगर इस तरीके के प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होने वाले हैं तो उस बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन 2 दिन पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को दे देना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और उस इंटीमेशन में यह भी बताना है कि किस तारीख को बोर्ड मीटिंग होने वाला है। याद रखिएगा, कभी कंपनी लिस्ट नहीं होती, कंपनी के सिक्योरिटीज लिस्ट होते हैं। तो रेगुलेशन नंबर 28 का कहना है कि जब भी कोई नया सिक्योरिटी आप इशू करेंगे आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर लिस्टिंग लेना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज से। तो किस स्टॉक एक्सचेंज से? अगर कंपनी सिर्फ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है जिस स्टॉक एक्सचेंज के पास नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है तो फिर उन सारे स्टॉक एक्सचेंज से उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा जहां जहां वो लिस्टेड है, क्योंकि सारे स्टॉक एक्सचेंज नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल वाले हैं। लेकिन कंपनी मालूम चला ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है जिसके पास नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है, तो याद रखना फिर सिर्फ कंपनी को सिर्फ उसी स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेडिंग मतलब इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है जहां पे वो उन सिक्योरिटीज की लिस्टिंग कराने का सोच रहा है। कंपनी दोनों पे लिस्टेड है, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है जिनके पास नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है जिनके पास नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है। तो याद रखिएगा सिर्फ उन्हीं स्टॉक एक्सचेंज से
इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है जिनके पास नेशन वाइड आपका ट्रेडिंग टर्मिनल है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, कहीं केस बना क्वेश्चन आ गया। पहला वाला केस था, आप सिर्फ बीएसई और एनएसई पर लिस्ट थे, दोनों के पास नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, तो इन दोनों से ही आपको क्या करना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा, आप कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज और मान लीजिए दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज जैसे बंद हो गया, लेकिन मान लीजिए है, तो फिर इन दोनों में से लेकिन आपने सोचा है कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पर हम लिस्टिंग कराएंगे, तो सिर्फ इसी से अप्रूवल लेने की जरूरत है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। मालूम चला आप कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पे भी, बीएसई पे भी और एनएसई पे भी, इन सब पे लिस्टेड हैं, तो उस केस में सिर्फ बीएसई और एनएसई से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज से नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर है जी? चलिए, कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न बनेगा तो उसका इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा। किस तरीके से? याद रखिएगा, जब पहली बार लिस्टिंग होने जा रहे हैं, तो पहली बार लिस्टिंग जब होने जा रहा है, उससे एक दिन पहले आपको अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। याद रखिएगा, क्वार्टरली बेसिस पर हर क्वार्टर के खत्म होने के 21 डेज के अंदर आपको फिर से क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बताना पड़ेगा। और कभी भी आपके जो पेड अप शेयर कैपिटल है, मतलब जो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल है, उसमें प्लस माइनस 2% से ज्यादा हुआ, मतलब 2% से ज्यादा का प्लस माइनस हुआ, तो जिस दिन ऐसा कोई कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हुआ जिसमें कितना कैपिटल इन्वॉल्व है, 2% से ज्यादा, चाहे प्लस चाहे माइनस, तो याद रखिएगा जिस दिन है उससे 10 दिन के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को नया शेयर होल्डिंग पैटर्न दाखिल करना पड़ेगा। याद रखिएगा, लिस्टेड कंपनी के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट आया, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी का रिक्वेस्ट आया, तो 15 दिन के अंदर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हो जाना चाहिए। अगर ट्रांसमिशन का रिक्वेस्ट आया, अगर वो फिजिकल सिक्योरिटी है, तो 21 दिन के अंदर ट्रांसमिशन हो जाना चाहिए। अगर वो डीमैट सिक्योरिटीज है, तो 7 दिन के अंदर ट्रांसमिशन का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। रेगुलेशन नंबर 33 आपको मालूम है, आपको पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर, क्वार्टरली बेसिस पर आपको अनऑडिटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट बना के स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना है, या आप चाहें तो लिमिटेड ऑडिट रिव्यू भी करवा सकते हैं अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर। और याद रखें, जिस दिन क्वार्टर आपका खत्म हुआ उससे 45 डेज के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज को फाइल कर देना है। लेकिन जो लास्ट क्वार्टर होगा, जनवरी टू मार्च, इसमें दोनों कंप्लायंसेस होंगे। जिस दिन क्वार्टर खत्म हुआ उससे 45 डेज के अंदर आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट अनऑडिटेड देना, अनऑडिटेड दे दीजिए, या लिमिटेड ऑडिट रिव्यू करवाना तो लिमिटेड ऑडिट रिव्यू करा के दे दीजिए। और उसके साथ 60 दिन के अंदर अब आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर आपको देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेफिनेशन, आईसीएसआई का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बड़ा आसान है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आईसीएसआई के हिसाब से क्या है? इज द application of best management practices, compliance of law in letter as well as in spirit, adherence to the ethical standard for effective management and distribution of wealth, and discharge of social responsibilities for sustainable development of all stakeholders। 1 मिनट रुकिए, ये 1 2 3 4 लिख के दिखाइए जल्दी से, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी 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 जल्दी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेफिनेशन एज पर आईसीएसआई, जल्दी से थोड़ा एक्टिवनेस दिखाओ, और ये 1 2 3 4 लिख के दिखाओ। 1 2 3 4 मैं बताता हूं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, नंबर 2 कंप्लायंस ऑफ लॉ इन लेटर एज वेल एज इन स्पिरिट, नंबर 3 adherence to the ethical standard for effective management and distribution of wealth, नंबर 4 discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholder। ये 1 2 3 4 लिखवाइए, जल्दी लिखिए, जल्दी टाइप करिए 1 2 3 4। 1 2 3 4 जल्दी। वन टू थ्री फोर जल्दी लिखिए, मैं देख रहा हूं भाई, 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूं। 1 2 3 4 स्नेहा लिख रही हैं, कृतिका भी लिख रही हैं, बाकी बच्चे क्यों नहीं लिख रहे हैं? सब लिखो जल्दी। स्नेहा, कृतिका, application of best management practices, compliance of law in letter as well as in spirit, adherence to the ethical standard for effective management and distribution of wealth, and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders।
तनीषा भी लिख रही हैं, आयुष भी लिख रहे हैं, राशिका भी लिख रहे हैं, पीके, सुमित वर्मा, खुशी मित्तल। जब भी आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आए, आईसीएसआई का ये डेफिनेशन जरूर लिखिएगा, और आईसीएसआई सिर्फ आईसीएसआई मत लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, corporate governance is the application of best management practices, compliance of law in letter as well as in spirit, and adherence to the ethical standard for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders. पायल भी लिख रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, आ जाओ भाई। चलो अब हम लोग सेबी लोडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आ गए। बोर्ड कंपोजिशन याद रखिएगा, हर लिस्टेड एंटिटीज के अंदर देयर शुड बी एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जहां पे कम से कम मिनिमम 50% तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, बाकी 50% चाहे तो आप ईडी रख सकते हैं, और कम से कम एक नारी डायरेक्टर तो हर लिस्टेड एंटिटी में होना ही चाहिए। अब आपका अपॉइंटमेंट आएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना अपॉइंट होगा वो डिपेंड करता है कि आपके कंपनी का चेयरमैन कैसा है। अगर आपके कंपनी का चेयरपर्सन एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो याद रखिएगा फिर हाफ ऑफ द टोटल डायरेक्टर शुड कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन अगर आपकी कंपनी का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लेकिन वो रिलेटेड है टू द प्रमोटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या वन लेवल बिलो द बोर्ड, तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव भी, इसका मतलब प्योर नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो अगेन हाफ ऑफ द टोटल डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन अगर आपका चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है और किसी से रिलेटेड भी नहीं है, इन दैट केस 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बाकी अगर याद रखिएगा, अगर आपकी कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है, आपको मालूम ना, सुपीरियर वोटिंग राइट इक्विटी शेयर, तो उस केस में भी हाफ ऑफ द टोटल डायरेक्टर शुड कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर एसआर इक्विटी शेयर अभी आउटस्टैंडिंग है, अभी वो नॉर्मल ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुआ नहीं है। बाकी याद रखिएगा, जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उनके अंदर कम से कम साल में 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए और एक बोर्ड मीटिंग से दूसरे बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, एक आदमी अगर किसी लिस्टेड एंटिटीज के अंदर डायरेक्टर बनना चाह रहा है तो मैक्सिमम कितने लिस्टेड एंटिटीज के अंदर वो डायरेक्टरशिप रख सकता है, तो याद रखिएगा सिर्फ 7 लिस्टेड एंटिटीज के अंदर डायरेक्टरशिप रख सकता है एक समय में, 7 से ज्यादा अलाउड नहीं है। और एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर आप जा रहे हैं तो भी अगर आप सारे के सारे लिस्टेड एंटिटीज में आप एनईडी हैं तो 7 में आप क्या बन सकते हैं, इसी 7 में आप क्या बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन आप किसी भी लिस्टेड एंटिटी में अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो आपके पास ज्यादा टाइम बचता नहीं होगा, तो बाकी सिर्फ 3 लिस्टेड एंटिटी के अंदर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, फिर 7 भी अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए जी, आप याद रखिएगा हर लिस्टेड एंटिटी को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा जिसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, 2/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए इस 3 में से, और चेयरमैन इनका हमेशा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। सारे के सारे मेंबर जो ऑडिट कमेटी के होंगे वो फाइनेंशियली लिटरेट होनी चाहिए, लेकिन उसमें से किसी एक मेंबर के पास अकाउंटिंग रिलेटेड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज होनी चाहिए। इनके मीटिंग का जो कोरम होगा 2 मेंबर और 1/3 विचेवर इज हायर, लेकिन कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी माना जाएगा कोरम पूरा हुआ। और कंपनी सेक्रेटरी ही इस कमेटी का क्या बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा। एनआरसी भी बनाना पड़ेगा लिस्टेड एंटिटीज को जिनके अंदर भी कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, सारे के सारे मेंबर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होना चाहिए, हाफ आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और चेयरमैन भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एक एसआरसी भी बनाया जाएगा जिसका चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, जिनका काम होगा जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके शिकायतों का निपटारा करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा रेगुलेशन नंबर 24A है ना, आपको रीड विद सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है जी, सेक्शन 204 का कहना है कि हर लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ेगा, ये तो सेक्शन 204 की वजह से है। लेकिन सेबी ने अब रेगुलेशन नंबर 24A ऑफ सेबी लोडर रेगुलेशन के अंदर बोल दिया है कि जितनी लिस्टेड एंटिटीज हैं उनको तो सेक्रेटरियल ऑडिट कराना ही कराना है, प्लस उस लिस्टेड कंपनी की जितनी भी मटेरियल अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडरी है, याद रखिएगा, वर्ड ध्यान रखिएगा, मटेरियल अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडरी है, उसको भी अब सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ेगा।
तो याद रखिएगा सेक्शन 204 का तो कहना है कि हर लिस्टेड कंपनी और अदर प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज को क्या कराना पड़ता है, सेक्रेटरियल ऑडिट, है ना। लेकिन रेगुलेशन नंबर 24A ऑफ सेबी ऑर्डर का कहना है कि लिस्टेड कंपनी को तो कराना ही कराना है सेक्रेटरियल ऑडिट, लेकिन उसके साथ उस लिस्टेड कंपनी के जितने भी मटेरियल अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडरी कंपनी है उनको भी किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से सेक्रेटरियल ऑडिट करवा के और उसका रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा ईयरली बेसिस पे। आइए जी, पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज। आप जानते हैं पब्लिक इशू दो तरीके से आता है। पहली बार कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है तो आईपीओ कहलाएगा। वही कंपनी जब उसके बाद पब्लिक इशू लेके आएगी तो दैट विल बी टर्म्ड एज एफपीओ। आईपीओ पहली बार और एफपीओ दूसरी बार, बार बार लगातार। चाहे आईपीओ हो या एफपीओ हो, दोनों में ही नए शेयर भी इशू हो सकते हैं, पुराने शेयर को फिर से बेचा जा सकता है। अगर आप नए शेयर इशू करते हैं तो नए शेयर्स का मतलब फ्रेश इशू है और इसका सारा पैसा कंपनी को मिलेगा, जिसकी वजह से कंपनी का कैपिटल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कंपनी ने ऑफर फॉर सेल किया है तो ये सेलिंग शेयर होल्डर के शेयर्स होंगे। सेलिंग शेयर होल्डर्स मतलब पुराने शेयर होल्डर के शेयर बेचे जाएंगे, उसका पैसा कभी भी कंपनी को नहीं मिलेगा। तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। हाँ, बस शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा अगर ऑफर फॉर सेल आता है तो। बाकी बहुत सारे पब्लिक इशू में दोनों हो सकता है, फ्रेश इशू भी हो सकता है और ऑफर फॉर सेल भी हो सकता है। फ्रेश इशू वाले का पैसा कंपनी को मिलेगा, ऑफर फॉर सेल का पैसा सेलिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा। याद रखिएगा, आप दो तरीके से पब्लिक इशू ला सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड जिसको फिक्स्ड प्राइस मेथड कहते हैं और बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग को बुक बिल्डिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो लीड मैनेजर होता है इसका काम होता है ज्यादा से ज्यादा बिड का मतलब बाय बिड लोगों से लेके आना, जिससे कि उस पब्लिक इशू के सारे शेयर्स बिक जाएं। लीड मैनेजर ही वहां बनता है बुक रनर, जिसको BRLM कहते हैं, बुक रनर लीड मैनेजर। वो एक सिंडिकेट बनाता है और पोटेंशियल बायर की, जैसे LIC के पास गया, नाबार्ड के पास गया, GIC के पास गया, HNI के पास गया, उन लोगों को कहता है कि सर आप बताइए हमारे पब्लिक इशू में कितना शेयर्स आप लेना चाहेंगे। और चूंकि ये बुक रनर ऑर्डर बुक को बिल्ड करता है बाय फॉर्मिंग द सेट सिंडिकेट, हम कहते हैं इस प्रोसेस को बुक बिल्डिंग। बाकी बुक बिल्डिंग में आपको मालूम होगा यहाँ पे जो प्राइस है वो आपका प्राइस बैंड होता है, लोगों से बिडिंग कराया जाता है, बिडिंग के बाद कट ऑफ प्राइस निकलता है, वही फाइनल प्राइस होता है। याद रखिएगा, पब्लिक इशू के अंदर जो नेट ऑफर टू द पब्लिक है उसका एलोकेशन कैसे होगा। अगर रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रूट से आप आए हैं तो 50% QIB को मिलेगा ऑफ NOP, 15% ऑफ NOP मिलेगा NII को और 35% मिलेगा RII को। लेकिन रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 दैट इज QIB रूट से अगर आप आए हैं तो 75% ऑफ NOP मिलेगा QIB को, 15% ऑफ NOP मिलेगा NII को और 10% ऑफ NOP मिलेगा RII को। तो याद रखिएगा, जनरल होता है 50 15 35, लेकिन अगर वो QIB रूट है तो 75 15 10। बाकी याद रखिएगा, जो भी QIB पोर्शन आपको मिला है, ये वाला पोर्शन, इसका मिनिमम 5% म्यूचुअल फंड के लिए रिजर्व किया जाएगा और मैक्सिमम 60% आप एंकर इन्वेस्टर को दे सकते हैं, उससे ज्यादा आप दे नहीं सकते। बाकी बता ही दिया था, चाहे IPO या FPO दोनों रूट रहेगा आपके पास। प्रॉफिटेबिलिटी रूट रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1, QIB रूट रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2। FPO में भी प्रॉफिटेबिलिटी रूट भी होगा और QIB रूट भी होगा। पर याद रखिएगा, आजकल जितने भी पब्लिक इशू आते हैं ज्यादातर वो QIB रूट से आते हैं, क्योंकि QIB रूट को सेटिस्फाई करना थोड़ा आसान लगता है उनको। याद रखिएगा, जब भी कोई पब्लिक इशू आएगा तो वहां जो इशू साइज होता है वो इस तरीके से क्लासिफाई हो जाता है। इशू साइज का कुछ पार्ट, अराउंड 20% पार्ट तो प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन में चला जाता है। उसके बाद जो लगभग 80% शेयर्स बचे वो ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट होता है। उसमें भी कंपनी अपने लोगों के लिए रिजर्वेशंस कर देती है जो अराउंड 10% तक जाता है। उसके बाद जो बचा दैट इज नेट ऑफर टू द पब्लिक, वो बढ़ता है 3 कैटेगरी में, QIBs, NII जिसको HNI कह सकते हैं आप, और RII। बाकी ये देख ही लिया था आपका किस तरीके से यहाँ पे एलोकेशन होता है, आपको याद होगा, अगर याद है तो जल्दी से बताओ। 50 15 35 और जल्दी से बताइए, मैं देखता हूं अगर वो QIB रूट है तो क्या लिखूं बताओ। अगर नॉर्मल रूट है रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रूट तो 50 15 35 है, और आपको बताना है रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 अगर QIB रूट है या ऑल्टरनेट बुक बिल्डिंग है तो यहां पर क्या होगा। जल्दी जल्दी जल्दी, अरे वाह, कनिका ने लिख भी दिया सर, 75 15 10।
मानना पड़ेगा बच्चा सबको। चलो बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, मन खुश हो गया, इतना जल्दी बता दिया। चलो जी आगे। बाकी याद रखिएगा जब भी पब्लिक इशू आएगा तो ये पूरा टाइमलाइन रहने वाला है। सबसे पहले ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल किया जाएगा सेबी के साथ। सेबी लगभग इसको देखने में 30 दिन का टाइम लगाता है, पर 30 दिन कहां से गिना जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर सेबी की तरफ से क्लियरेंस हो गया तो फिर उस प्रोस्पेक्टस की फाइलिंग आरओसी के साथ होती है। उसके बाद ओपनिंग ऑफ इशू होगा, फिर क्लोजिंग ऑफ इशू होगा, फिर सब्सक्रिप्शन लिस्ट फाइनल होगा और फिर जाके लिस्टिंग होगी। अगर पब्लिक इशू फ्लॉप हो गया तो सारा का सारा पैसा रिफंड होगा। अब पैसा रिफंड नहीं होता है, अब चूंकि एएसबीए चलता है, क्या चलता है, एएसबीए, तो एएसबीए की वजह से अब पैसा आपका रिफंड बोलने के बजाय हम बोल देते हैं अनब्लॉक कर देना। क्या कर देना, अनब्लॉक। याद रखिएगा जिस दिन आपने सेबी के साथ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल किया है और अगर सेबी ने ऑब्जर्वेशन लेटर इशू कर दिया है तो जिस दिन ऑब्जर्वेशन लेटर इशू हुआ है उससे 12 महीने के अंदर ओपनिंग ऑफ इशू हो जाना चाहिए। इसका मतलब सेबी के ऑब्जर्वेशन लेटर का वैलिडिटी 12 महीने का है। बाकी एक बार अगर ओपनिंग ऑफ इशू हो गया तो कम से कम 3 दिन खुलेगा, मैक्सिमम 10 दिन खुलेगा। और अगर कोई फोर्स मजॉरे है, फोर्स मजॉरे का मतलब कोई एक्सेप्शनल कोई इमरजेंसी आ गया तो 1 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। चलिए जी, क्यूआईबी का डेफिनेशन पिछले बार मैंने करवाया था और एग्जाम में सीधे आ गया था, एक बार मैं फिर से करा देता हूं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ये आपके किसी भी पब्लिक इशू के अंदर के बायर हैं, ये इंडिविजुअल नहीं इंस्टीट्यूशनल हैं और इसमें से कुछ ही लोग क्वालिफाई करते हैं, बड़े बड़े लोग, इसलिए इसका नाम क्यूआईबी है। क्यूआईबी का डेफिनेशन सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज SS में दिया गया है। आइए सब मिला के 1 2 सब मिला के यहां लिखा है 13, तो मोटे मोटे तौर पे आपको याद रखना है 13 तरीके के इंस्टीट्यूशंस को क्यूआईबी का दर्जा दिया गया है। आ जाइए सबसे पहले म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एआईएफ फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, दूसरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सिर्फ कैटेगरी थर्ड को छोड़ के, पीएफआई शेड्यूल कमर्शियल बैंक, मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एसआईडीसी इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड विद द मिनिमम कॉर्पस ऑफ रुपीज 25 करोड़, पेंशन फंड विद द मिनिमम कॉर्पस ऑफ रुपीज 25 करोड़, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, इंश्योरेंस फंड जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स का है, इंश्योरेंस फंड जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। सब मिला के 13 कैटेगरी के लोगों को आपको क्यूआईबी माना गया है। अगर क्यूआईबी का क्वेश्चन आ जाता है तो बता दिया था। जो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है पीसी, अगर वो आईपीओ है तो याद रखना पोस्ट इशू कैपिटल का कम से कम 20% किसको लेना पड़ेगा, प्रोमोटर्स को खरीदना पड़ेगा। एफपीओ का केस है तो 2 ऑप्शन है, या तो प्रपोज इशू का 20% ले लीजिए या उतना परसेंट ले लीजिए जिससे कि आपकी होल्डिंग उस कंपनी में 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल हो जाए। अगर कंपोजिट इशू हुआ है तो आप राइट इशू, उसमें से कंपोजिट इशू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइट इशू एंड पब्लिक इशू, आप राइट इशू कंपोनेंट हटा दीजिए तो बच जाएगा सिर्फ पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में एफपीओ वाला ही लॉ लगा दो, या तो 20% ऑफ द प्रपोज इशू ले लीजिए या सच परसेंटेज ले लीजिए जिससे कि प्रोमोटर की होल्डिंग उस कंपनी में 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल हो जाए। बाकी याद रखिएगा अगर आपके पास एसआर इक्विटी शेयर खरीदा हुआ है तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा पीसी में काउंट होने के लिए। याद रखिएगा पीसी का पैसा कंपनी को वो इशू ओपनिंग डेट से 1 दिन पहले मिल जाना चाहिए और वो एस्क्रो अकाउंट में रखा रहेगा जब तक कि अलॉटमेंट ना हो जाए। अगर पीसी का पैसा 100 करोड़ से ज्यादा है तो याद रखना 1 दिन पहले सिर्फ 100 ही करोड़ रुपया लिया जाएगा। 100 करोड़ से जितना ऊपर है वो उसी ढंग से लिया जाएगा जिस ढंग से पब्लिक से पैसा बाद में मांगा जाएगा, है ना। चलिए जी, उसके बाद आइए आगे। रिजर्वेशन, कोई भी कंपनी किनके फेवर में रिजर्वेशन कर सकती है, तो अगर वो आईपीओ है तो कंपनी अपने एम्प्लॉय के फेवर में रिजर्वेशन कर सकती है। शेयर होल्डर, बस शेयर होल्डर में याद रखिए प्रोमोटर, प्रोमोटर ग्रुप के लोगों को छोड़ के लिस्टेड प्रोमोटर कंपनी, लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर के फेवर में भी रिजर्वेशन हो सकता है। एफपीओ केस में ये सेम डिट्टो, प्लस बस यहां पे एक जुड़ गया रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिसको आरआईएस बोलते हैं। आरआईएस वो है जो कम से कम मैक्सिमम, कम से कम नहीं, मैक्सिमम 2 लाख तक के शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, जिसको आप RII बोलते हो, है ना, वही यहां पर हो जाएगा RIS बोल देंगे। ठीक है जी। आइए, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अगर हो रहा है कंपनी में तो उसका किस तरीके से प्राइसिंग होता है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। अगर कंपनी 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा से लिस्टेड है तो याद रखिएगा पिछले 6 महीने का मतलब 26 वीक, 26 वीकली, देखो 26 वीकली हाईएस्ट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लिख लीजिए, फिर 26 वीकली लोएस्ट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लिख लीजिए। ये एग्जाम में दिया रहेगा, इसका आप एवरेज निकाल लो।
तो एक प्राइस यहां से आ गया। फिर आपको पिछले 2 वीक का, तो 2 वीक को बदल लीजिए डेज में। 10 डेज हाईएस्ट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, 10 डेज लोएस्ट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का एवरेज ले लीजिए। ए और बी दोनों प्राइस में से जो हायर आएगा, कम से कम जो हायर प्राइस आएगा, कम से कम वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का तो प्राइस होगा ही होगा। लेकिन अगर कंपनी को लिस्ट हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, तो कंपनी लिस्ट या तो आईपीओ से हुई होगी, तो आईपीओ का प्राइस, या कंपनी मर्जर एंड अमलगमेशन की वजह से हुई होगी, तो मर्जर एंड अमलगमेशन में शेयर एक्सचेंज के लिए जो शेयर का वैल्यू आया, इन दोनों रूट में से जो भी आएगा वो लिख लीजिए। उसके बाद कंपनी को लिस्टेड हुए 6 महीने नहीं हुए पर 2 वीक तो हुआ होगा, तो 2 वीक वाला यही एवरेज प्राइस लिख लीजिए। और तीसरा, कंपनी मान लीजिए 3 महीने से लिस्टेड, 6 महीने से लिस्टेड नहीं थी पर 3 महीने से तो लिस्टेड थी, तो 3 महीने का एवरेज और वीकली हाई और वीकली लो ले लीजिए। इन तीनों में से जो भी हाईएस्ट प्राइस आएगा, कम से कम जो हाईएस्ट होगा वो कम से कम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मिनिमम प्राइस होगा। और याद रखिएगा, जो ये 26 वीक, 2 वीक या जो भी आप पीछे गिनती कर रहे हैं वो रेलेवेंट डेट से करेंगे, और रेलेवेंट डेट वो है जिस दिन एसआर पास हुआ है अंडर सेक्शन 62(1)(c). ग्रीन शू ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन शू ऑप्शन अगर मालूम होगा, कोई भी कंपनी आईपीओ या एफपीओ में यूज कर सकती है अगर उसको ऐसा लग रहा है कि कंपनी का ये जो इशू है ये काफी बड़े लेवल पे ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। और ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, इसका मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शेयर्स नहीं मिल पाएंगे और ये लोग फ्रस्ट्रेट होके पहुंच जाएंगे स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में एक्सेस वॉलेटिलिटी कर देंगे। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, 15% ऑफ इशू साइज तक का शेयर रखे रहती है अपने पास बोरोइंग करके, सो दैट कि अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो जो लोग ऐसे हैं जिनको शेयर्स नहीं मिल पाया, कम से कम उनको वो शेयर्स देके उनको लिस्टिंग से पहले शांत किया जा सके, जिससे कि जब कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग हो तो उस समय एक्सेस वॉलिटिलिटी ना हो। अब उसके लिए पूरा एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले मर्चेंट बैंकर को स्टेबलाइजिंग एजेंट बनाया जाता है, और स्टेबलाइजिंग एजेंट 2 अकाउंट खोलता है, जीएसओ डीमेट अकाउंट और जीएसओ बैंक अकाउंट। और सबसे पहले जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है, जो आपका स्टेबलाइजिंग एजेंट है, उसको 15% ऑफ इशू साइज तक का शेयर, 15% ऑफ इशू साइज तक का शेयर्स वो बोरो करके रखेगा। तो वो बोरोइंग किससे करेगा, तो कंपनी के प्रोमोटर्स या प्री इशू शेयर होल्डर्स से वो बोरोइंग करके पहले शेयर्स जीएसओ डीमेट अकाउंट में लेके आ जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा, पब्लिक इशू हुआ, मालूम चला पब्लिक इशू के अंदर जो भयंकर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, तो उस केस में अब वो क्या करेगा, जो भी अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट या इन्वेस्टर्स हैं उनको जीएसओ डीमेट अकाउंट से शेयर बेच देगा। अब बेच के वो पैसा अपने जीएसओ बैंक अकाउंट में ले आएगा। उसके बाद वो लिस्टिंग होने के बाद, अब लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग होने के बाद इसी जीएसओ बैंक अकाउंट के पैसे से स्टॉक मार्केट से वो अपने ही कंपनी के शेयर्स वापस खरीद लेगा। और जब वो वापस खरीद लेगा तो जिस दिन स्टेबलाइजिंग पीरियड खत्म हुआ है उससे 2 दिन के अंदर फिर वो शेयर वो प्रोमोटर और प्री इशू शेयर होल्डर को लौटा देगा, और उसके बाद वो पूरा जीएसओ डीमेट अकाउंट और जीएसओ बैंक अकाउंट को बंद कर लेगा। इंपॉर्टेंट ये होता है कि ड्यूरिंग द स्टेबलाइजेशन पीरियड जो 30 दिन का होता है, अगर मार्केट प्राइस अलॉटमेंट प्राइस के बराबर या उससे कम रहा, तब तो वो जीएसओ बैंक अकाउंट के पैसे से वो सारे शेयर्स खरीद लेगा, खरीद के प्रोमोटर और प्री इशू शेयर होल्डर को लौटा भी देगा। अगर इसमें कहीं प्रॉफिट हो गया तो सेबी के आईपीएफ फंड में वो पैसा जमा हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा रहा और अलॉटमेंट प्राइस के मुकाबले, तो याद रखना उस केस में वो स्टेबलाइजिंग पीरियड में स्टॉक मार्केट से शेयर नहीं खरीद पाएगा, तो उस केस में कंपनी फिर उसको अलॉट कर देगी स्टेबलाइजिंग पीरियड खत्म होने के 5 दिन के अंदर, और वो जीएसओ बैंक अकाउंट का पैसा कंपनी को दे देगा। कंपनी अपने खाते से नए शेयर इशू कर देगी, फिर वो शेयर्स लौटा दिया जाएगा, और उस केस में फिर कंपनी का कैपिटल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जो नए शेयर्स इशू किए गए कंपनी के अपने खाते से उसकी भी लिस्टिंग करा दी जाएगी। अब आइए इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप यूरो इशू करते हैं। यूरो इशू का मतलब कोई भी इंडियन कंपनी फॉरेन मार्केट इन्वेस्टर को यूरो इशू करेगी और उससे फिर फंड ले लेगी, ठीक है जी। और यूरो इशू के अंदर अगर आप इक्विटी के फॉर्म में करना चाहते हैं तो जीडीआर, और अमेरिका है तो एडीआर के नाम से कर सकते हैं। डेट के नाम से एफसीसीबी या एफसीईबी के नाम से कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे, जो जीडीआर एडीआर का इशू है सब मिला के देखिए। सबसे पहले इंडियन कंपनी इशूअर है, फॉरेन इन्वेस्टर को इशू करना है, वो एक इंटरमीडियरी के थ्रू होगा जिसका नाम होगा ओडीबी। कंपनी क्या करेगी, रूपी डेनोमिनेटेड शेयर इशू करेगी ओडीबी के नाम पर इन शेयर्स का जो फिजिकल पोजीशन है वो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास रहेगा जो ओडीबी का ही एजेंट है।
और ओडीबी इस रूपी डिनोमिनेटेड शेयर को कन्वर्ट कर देगा डॉलर डिनोमिनेटेड एडीआर जीडीआर में, और वो दे दिया जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर को। एक उल्टा भी होता है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, जिसके अंदर उल्टा होगा, कोई फॉरेन कंपनी इंडियन इन्वेस्टर को अपना शेयर देना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ आईडीआर, तो उनको डोमेस्टिक डिपॉजिटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। जो फॉरेन कंपनी है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड शेयर देगी डोमेस्टिक डिपॉजिटरी को, और डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इस फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड शेयर को कन्वर्ट कर देगी रूपी डिनोमिनेटेड आईडीआर में, और वो इंडियन इन्वेस्टर को भेज दिया जाएगा। लेकिन ये फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड शेयर्स का फिजिकल पोजीशन किसके पास रहेगा? ओसीबी के पास रहेगा, ओवरसीज कस्टोडियन बैंक के पास रहेगा। मतलब जो जीडीआर का प्रोसेस है उसका एकदम उल्टा कौन है? आईडीआर। आइए जी, एनसीएस रेगुलेशन से क्वेश्चन आ सकता है। एनसीएस रेगुलेशन, जो एनसीएस मतलब नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, याद रखिएगा इसमें सब मिला के 4 चीजें आती हैं। डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट और द परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, और कॉमर्शियल पेपर। इन सब के ऊपर एनसीएस रेगुलेशन लगता है। ठीक है जी। एनसीएस रेगुलेशन के सब मिला के चैप्टर 6 चैप्टर है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, चैप्टर 2 जनरल कंडीशंस है, चैप्टर 3 पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ एनसीएस है, चैप्टर नंबर 4 प्राइवेट प्लेसमेंट एंड लिस्टिंग ऑफ एनसीएस है, चैप्टर नंबर 5 परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है, चैप्टर नंबर 6 लिस्टिंग ऑफ कॉमर्शियल पेपर के ऊपर है। ठीक है जी। उसके बाद आइए ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। ग्रीन डेट सिक्योरिटीज का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा डेट सिक्योरिटी आपने लॉन्च किया जिसका पैसा इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट होने वाला है, जिसमें रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज अडेप्शन, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल लैंड यूज, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, येलो बॉन्ड्स, है ना, इसी में आप लिख लीजिएगा, याद रखें ब्लू बॉन्ड्स, याद रखना है। येलो बॉन्ड्स का मतलब होता है जो सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ है, सन से जुड़ा हुआ, तो हो गया है वो येलो बॉन्ड्स, और ब्लू बॉन्ड का मतलब होता है पानी से जुड़ा हुआ, है ना, वाटर से जुड़ा हुआ को ब्लू बॉन्ड बोलते हैं। तो ब्लू बॉन्ड भी होगा, येलो बॉन्ड भी हो गया, ये सब भी ग्रीन डेट में ही आएगा। तो ग्रीन डेट में याद रखना, ग्रीन में येलो भी है और ग्रीन में आपका ब्लू भी है ना, येलो बॉन्ड भी, ब्लू बॉन्ड भी, ये सब भी इसी के अंदर आएगा आपका। ठीक है। आइए, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस के अंदर सबसे पहले आपको याद होगा, सबसे पहले ये रेगुलेशन सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर लगता है जो अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए सिक्योरिटीज के का इस्तेमाल करते हुए एम्प्लॉयज को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए कंपनीज स्कीम बनाती है। स्कीम आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के नाम से हो सकता है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम जिसको ईएसपीएस कहते हैं, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम और स्वेट इक्विटी शेयर, सब मिला के 6 स्कीम्स इस रेगुलेशंस के अंदर आते हैं। अब ये 6 स्कीम कंपनी या तो कंपनी खुद या ग्रुप कंपनी सेटअप करती है। इस स्कीम के अंदर जितनी भी फंडिंग है या गारंटी है वो कंपनी या ग्रुप कंपनी करती है, और स्कीम को चलाती भी कंट्रोल भी करती है खुद कंपनी या ग्रुप कंपनी की कोई। ठीक है जी। बाकी इस रेगुलेशन का हाईलाइट जल्दी जल्दी देख लो। आओ, सबसे पहले याद रखिएगा, कंपनी ये 6 स्कीम डायरेक्टली भी चला सकती है या चाहे तो ट्रस्ट के थ्रू भी चला सकती है। हमेशा ऐसे 6 स्कीम को चलाने के लिए, क्योंकि ये सब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टाइप का ही होगा, तो एसआर पास हमेशा ही करना पड़ेगा। याद रखिएगा, ऐसे तो सेक्शन नंबर 67 मना करता है कि कंपनी अपने शेयर खुद नहीं खरीद सकती, लेकिन यहां पे कंपनी को अलाउ किया है कि वो अपने शेयर खुद भी खरीद सकती है, लेकिन थ्रू ट्रस्ट। याद रखिए, कंपनी को यहाँ एक कंपनसेशन कमेटी बनाना पड़ेगा, और जो सेकेंडरी एक्विजिशन है कि कंपनी अपने शेयर खुद खरीद रही है, वो मैक्सिमम 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल ईयरली वाइज होगा। उसके बाद बता दिया था, अगर आप सेकेंडरी मार्केट एक्विजिशन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से एसआर पास करना पड़ेगा, और सेकेंडरी मार्केट एक्विजिशन सिर्फ ट्रस्ट कर पाएगा, और ट्रस्ट को भी वो शेयर किसी और को देने से पहले कम से कम 6 महीने तो उसको अपने पास रखना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, ये जितने भी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट हैं वो जिस एम्प्लॉय को दिए गए बस उन्हीं को मिलेगा, वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा। और जब तक वो लोग ऑप्शन के नाम से होगा तब तक ना तो डिविडेंड मिलेगा ना वोट मिलेगा। हाँ, जब वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो सारे राइट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगर कुछ पैसा एडवांस के रूप में एम्प्लॉय से ले लिया गया था और बाद में एम्प्लॉय बाकी पैसा नहीं देता है, मतलब सिक्योरिटी को सब्सक्राइब नहीं करता है, तो जो पैसा उसने दिया था कंपनी को वो फॉरफिट कर लिया जाएगा, या उल्टा कंपनी की तरफ से कुछ कंडीशन सेटिस्फाई ना होने की वजह से वो शेयर बाद में इशू नहीं हो पा रहा है, तो जितने भी कंपनी ने पैसा ले रखा था कंपनी को वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा।
कंपनसेशन कमेटी बता दिया था, जब भी आपके यहाँ एम्प्लॉय बेस्ड आपका शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट जब भी आएगा तो वहां पे कंपनसेशन कमेटी बनाना पड़ेगा। आप कंपनसेशन कमेटी एज पर एनआरसी कमेटी ही बनेगा, जो एनआरसी कमेटी का जो भी रूल है वही यहाँ पे लगेगा। इसी कमेटी को देखना है कि कितना बेनिफिट देना है, कैसा बेनिफिट देना है, बेनिफिट लेने के लिए एम्प्लॉय को कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो वेस्टिंग पीरियड होगा वो क्या होगा, एक्सरसाइज पीरियड क्या होगा, और उस पर एम्प्लॉय को क्या क्या राइट मिलेगा, ये सारी चीजें कंपनसेशन कमेटी को ही डिसाइड करना है। अब आइए डी लिस्टिंग। दो वर्ड चलता है, एक वर्ड चलता है सस्पेंशन, एक वर्ड चलता है डी लिस्टिंग। सबसे पहले सस्पेंशन के ऊपर 3 चीजें और फिर डी लिस्टिंग के ऊपर 3 चीजें। आइए जी, सबसे पहले बात कर रहे हैं सस्पेंशन का मतलब होता है टेम्पररी पीरियड के लिए आपकी लिस्टिंग रोकी गई है। और याद रखना, कभी भी सस्पेंशन कंपनी खुद नहीं करवाती है, ये हमेशा स्टॉक एक्सचेंज एज अ पेनल्टी पनिशमेंट कि आपने सेबी लोडर को नहीं माना या एससीआर को नहीं माना, तो इसकी वजह से हम आपके सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर रहे हैं फॉर अ टेम्पररी पीरियड। अगर आप कंप्लायंस को कर लोगे तो फिर वो सस्पेंशन खत्म हो जाता है और वापस ट्रेडिंग चालू हो जाती है। लेकिन याद रखना, डी लिस्टिंग का मतलब परमानेंट रिमूवल हो गया। इसका मतलब अब उस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग होगी ही नहीं। ये कंपनी भी करवा सकती है अपनी मर्जी से और स्टॉक एक्सचेंज भी एज ए पेनल्टी पनिशमेंट कर सकता है। और ज्यादातर जब स्टॉक एक्सचेंज तभी आपको डी लिस्टिंग करेगा जब उसको लगता है कि ये सीवियर पनिशमेंट देना है, मतलब एकदम सिक्योरिटी लॉ का कंप्लायंस नहीं हो रहा है, एकदम कंपनी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तभी जाके एज ए लास्ट रिजॉर्ट डी लिस्टिंग का फैसला लिया जाता है। वॉलंटरी डीलिस्टिंग और कंपल्सरी डीलिस्टिंग में क्या डिफरेंस है? वॉलंटरी डीलिस्टिंग कंपनी के विशेष के अनुसार होता है, पर कंपल्सरी डीलिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज एज ए पेनल्टी करता है। वॉलंटरी डीलिस्टिंग में बताया दिया था एक कंपनी की तरफ से एक एक्शन है, मतलब अपनी मर्जी से वो डीलिस्टिंग कराने के लिए गए, पर कंपल्सरी डीलिस्टिंग हमेशा स्टॉक एक्सचेंज करता है। वॉलंटरी डीलिस्टिंग होगा तो सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन लगेगा, पर कंपल्सरी डीलिस्टिंग है तो एससीआरए भी लगेगा और सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन भी लगेगा। स्मॉल कंपनीज अगर अपना वॉलंटरी डीलिस्टिंग कराना चाहती है तो उसके लिए थोड़ा शॉर्टकट प्रोसीजर है। सबसे पहले यहाँ स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन इनका खुद का अलग है। याद रखिए, कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है या जिसका नेटवर्थ 25 करोड़ से ज्यादा नहीं है, उसको यहाँ स्मॉल लिस्टेड कंपनी कहा जाएगा। और याद रखिएगा, उनके शेयर्स में याद रखिएगा 10% से कम की ट्रेडिंग हो रही हो, है ना, इसका मतलब उसके शेयर्स इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो। और तीसरा, कंपनी उस कंपनी का जो लिस्टिंग है, उस कंपनी की जो ट्रेडिंग है वो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा पिछले 1 साल में कभी भी सस्पेंड ना की गई हो, मतलब वो स्मॉल लिस्टेड कंपनी ठीक कंपनी है तो उसका वॉलंटरी डीलिस्टिंग कराया जा सकता है। बाकी जब भी डीलिस्टिंग होगा उसका एक प्रोसीजर होता है कि आपको पब्लिक शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है कि देखिए अब ये कंपनी पहले लिस्टेड थी, अब डी लिस्टेड होने जा रही है, और चूंकि अब ये कंपनी डी लिस्टेड होने जा रही है तो अब आप अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे कुछ दिनों में। अगर आप इस कंपनी को छोड़ के जाना चाहते हैं तो आप अपना शेयर हमें दे दें और आप अपना पैसा ले लें, कंपनी को छोड़कर चले जाएं। तो याद रखिएगा, जब कंपनी एग्जिट ऑफर लेके आएगी, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ रिवर्स पब्लिक इशू और रिवर्स बुक बिल्डिंग का पूरा एक प्रोसेस यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर कंपनी शेयर बेचेगी नहीं, शेयर क्या करेगी, खरीदेगी। तो शेयर खरीदेगी, तो इसलिए यहां पे आप कह सकते हैं ये रिवर्स इशू है। सबसे पहले तो मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होगा यहां पे और एक एग्जिट प्राइस डिटरमाइन होगा, ठीक है ना। अगर ज्यादातर एग्जिट प्राइस बहुत बार बुक बिल्डिंग से डिसाइड किया जाता है, रिवर्स बुक बिल्डिंग से। याद रखिएगा, जो फ्लोर प्राइस डिटरमाइन किया गया अंडर रेगुलेशन 8 ऑफ द सेबी टेक ओवर कोड, उससे कम यहां का एग्जिट प्राइस होना नहीं चाहिए। याद रखिएगा, सारे पब्लिक शेयर होल्डर्स को इंडिविजुअली कंपनी लेटर भेजेगी कि भाई हम अब डी लिस्ट कराने जा रहे हैं, ये हमारा एग्जिट प्राइस है, और अगर हम कंपनी को छोड़कर जाना चाहते हैं तो फिर आप अपना एग्जैक्टली शेयर हमें दे दें। ये कंपनी करेगी, इसका मतलब कंपनी की तरफ से जो अक्वायरर है, अक्वायरर कौन होगा भाई, कंपनी खुद नहीं हो सकती क्योंकि कंपनी अपना शेयर खुद नहीं खरीद सकती। तो जो आपको याद रखिएगा, जो कंपनी के प्रोमोटर हैं या जो पर्सन इन कंट्रोल वाले लोग होते हैं, उसी को एग्जिट ऑफर देना पड़ता है। बाकी याद रखिएगा, अगर 75 वर्किंग डेज के अंदर 90% लोग तैयार हो गए कि हाँ हम अपना शेयर आपको दे रहे हैं, एग्जिट ऑफर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा 75 वर्किंग डेज से
15 दिन के अंदर अब सबको पेमेंट करके उनके सारे शेयर्स को कौन ले लेगा, प्रोमोटर या जो पर्सन इन कंट्रोल है वो ले लेगा। क्लियर है? चलिए जी, एक चीज होता है एफसीसीबी और एक होता है एफसीईबी। पहले हम एफसीसीबी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बॉन्ड है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये एक्सचेंजेबल है। इसका मतलब आप इसको किस में बदल सकते हैं, आप इसको इक्विटी, देखिए पहले एफसीसीबी देख लीजिए फिर एफसीईबी देखते हैं ना। रुको, पहले एफसीसीबी। एफसीसीबी का मतलब क्या हो गया, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। पहले एक बॉन्ड है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स है और ये फॉरेन करेंसी में डेनोमिनेटेड है। तो अगर एफसीसीबी है तो सिर्फ एक ही कंपनी इन्वॉल्व है, आप उसी का एफसीसीबी खरीदिए, उसी के इक्विटी शेयर्स में आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन जो एफसीईबी है, याद रखिएगा एफसीईबी में क्या होता है कि इश्यूअर कंपनी इशू करेगी एफसीईबी, लेकिन जब कन्वर्जन की बारी आएगी, अगर कोई कन्वर्जन कराएगा अपने बॉन्ड को इक्विटी शेयर में, तो कन्वर्जन के समय में उसको उसी कंपनी के ग्रुप कंपनी की किसी दूसरे कंपनी का शेयर दिया जाएगा। मतलब इशू करने वाली कंपनी अलग होगी और जिनके इक्विटी शेयर्स में वो बॉन्ड बाद में जाके कन्वर्ट होगा वो कंपनी कोई और होगी। कोई और का मतलब ग्रुप कंपनी होगी, ग्रुप कंपनी से बाहर की कंपनी नहीं होगी। तो एफसीईबी में क्या होता है भाई, सबसे पहले तो ये एफसीसीबी ही एक तरीके का फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, यहाँ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है फॉरेन करेंसी में आपको मिलेगा। कोई भी पीआरओआई इसको सब्सक्राइब कर सकता है। ये एक्सचेंजेबल मतलब कन्वर्टेबल है इनटू इक्विटी शेयर, पर इनको इक्विटी शेयर उसी कंपनी का नहीं मिलेगा, अनदर ग्रुप कंपनी का मिलेगा, जिसको हम ऑफर्ड कंपनी बोलते हैं। तो एक होगा इशूइंग कंपनी, एक होगा ऑफर्ड कंपनी, दोनों सेम ग्रुप कंपनी होगा, है कि नहीं। उसके बाद आइए स्कोर्स। आपको मालूम होगा स्कोर्स एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांस रिलेटेड सिस्टम है सेबी का। आप चाहें तो किसी भी जो लिस्टेड कंपनी जो सेबी के जुरिडिक्शन में जो लोग आते हैं, जैसे पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज है, लिस्टेड कंपनी है या ऐसी कंपनी जो लिस्टेड होने जा रही है, ये सब सेबी की जुरिडिक्शन में आती हैं। इन सब के खिलाफ आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसे पहले स्कोर एक वेब इनेबल्ड और ऑनलाइन एक्सेस देगा 24/7। आप कंप्लेंट इस पर दाखिल कर सकते हैं, आपको रिमाइंडर्स भी मिलते रहेंगे। जहां आप कंप्लेंट दाखिल करेंगे एक ईमेल आईडी मिल जाएगा और आपको एक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आपका कंप्लेंट अपने आप उस एंटिटी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट किया होगा। उस एंटिटी को 21 डेज के अंदर एटीआर अपलोड करना पड़ेगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि उन्होंने आपके कंप्लेंट का निपटारा करने के लिए क्या एक्शन लिया है। सेबी हमेशा एटीआर को देखता रहता है, अगर उसको लगता है कि सारी कंप्लेंट अब खत्म हो चुका है तो फिर वो कंप्लेंट को क्लोज कर देता है। आप स्टेटस भी देख सकते हैं कंप्लेंट का कि कंप्लेंट रिजॉल्व हुआ कि नहीं, ऑनलाइन कभी भी कहीं से भी। एक दूसरे को क्लैरिफिकेशन भी, जैसे कंपनी है और कंप्लेनेंट है, आपस में उन दोनों में कम्युनिकेशन भी हो सकता है। हर कंप्लेंट का एक ऑडिट ट्रेल होगा और याद रखिएगा ये सारे कंप्लेंट एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पर आपको एग्जैक्टली जमा होते रहेंगे और सेबी उसको चेक करता रहता है कि इस क्वार्टर में या इस मंथ में कितने कंप्लेंट यहां पर दाखिल हुए। ओम्बुड्समैन का मतलब लोकपाल, याद रखिएगा ओम्बुड्समैन एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो गवर्नमेंट सर्विसेज के खिलाफ सिटीजन्स के कंप्लेंट को सुनता है। तो सेबी ने भी कैपिटल मार्केट के अंदर ओम्बुड्समैन का अपॉइंटमेंट कर दिया है, उसके लिए उन्होंने सेबी ओम्बुड्समैन रेगुलेशन बना दिया है। और यहां पर बताया गया है कि ओम्बुड्समैन वो पर्सन है जो आपको ओम्बुड्समैन के रूप में आपको अपॉइंट किया गया है, जिसका काम होगा सेबी की जुरिडिक्शन में जितनी भी चीजें आती हैं, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड जो लिस्टेड होने जा रही है, पीआईबी, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, इन सब के खिलाफ कंप्लेंट को सुनना। ठीक है, चलिए जी, अब आइए सेबी को पावर दिया गया है कि सेबी अगर कहीं पर मार्केट मैनिपुलेशन होता देख रहा है या फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता देख रहा है तो सेबी उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये स्यू मोटो भी एक्शन ले सकता है या उसको कहीं से इंफॉर्मेशन मिला तो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद वो एक्शन ले सकता है और ये सारा पावर सेबी को मिला है। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन रिलेशन टू द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003 के अंदर मिला है। आइए, अब सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर क्या क्या फ्रॉड हो सकता है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन, सजेशन, एक्टिव कंसीलमेंट, प्रॉमिस, रिप्रेजेंटेशन, ओमिशन, डिसेप्टिव बिहेवियर, फॉल्स स्टेटमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन, अगर ऐसा करता हुआ कोई दिखा तो ये सब माना जाएगा सिक्योरिटीज लॉ फ्रॉड और उस केस में सेबी इन मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करके एक्शन ले सकता है।
चलिए जी, अब टेक ओवर चैप्टर के अंदर आ जाइए। टेक ओवर की बात करें तो टेक ओवर में दो बातें आती हैं, एक तो इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ टेक ओवर और एक लीगल फ्रेमवर्क। टाइप ऑफ टेक ओवर आपको मालूम है, फ्रेंडली टेक ओवर, जो जिस कंपनी का टेक ओवर हो रहा है उसका मैनेजमेंट खुद ही चाह रहा है कि उसका टेक ओवर हो जाए, तो ये फ्रेंडली टेक ओवर है। हॉस्टाइल टेक ओवर में क्या होता है कि मालूम चला जिस कंपनी का टेक ओवर होने जा रहा है उसका जो प्रमोटर है वो टेक ओवर चाहता नहीं है, फिर एक्वायरर जबरदस्ती उसका टेक ओवर करता है बाय एक्वायरिंग द शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, अगर टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी होना है तो सेक्शन 235, 236 एंड सेक्शन 238 ऑफ द कंपनीज एक्ट रीड विद कंपनी CAA रूल्स। और अगर हम लिस्टेड कंपनी के टेक ओवर की बात करें तो सेबी सैस्ट रेगुलेशन, जिसको सेबी टेक ओवर कोड भी कहते हैं, अलॉन्ग विद द सेबी लोडर रेगुलेशन आपका लगेगा। चलिए जी, टेक ओवर क्या होता है भाई? जब भी कोई एक्वायरर कैन बी एनी पर्सन, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। अगर कोई चाहता है किसी टारगेट कंपनी का टेक ओवर करना तो उसको कंट्रोल को अक्वायर करना पड़ेगा। कंट्रोल किससे आता है? वोटिंग राइट से। वोटिंग राइट किससे आता है? मेजॉरिटी शेयर से। तो जहां आपने किसी कंपनी का मेजॉरिटी शेयर्स खरीदा, माना जाएगा आपके पास मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स आ गया। मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स आने का मतलब है कि आपका कंट्रोल आ गया। कंट्रोल जहां अक्वायर किया, माना जाएगा आपने सामने वाले का क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। अगर टेक ओवर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी है तो आपको याद होगा सेक्शन 235, 236 एंड 238 के अंदर आपका टेक ओवर होता है। बाकी 235 और 236 के बीच में मैं डिफरेंस करवा देता हूं। आपको याद होगा 235 का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपकी होल्डिंग चाहे 0% हो, लेकिन 0% से भी आप स्टार्ट होकर 235 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखना 235 का जो रूट है दैट इज ऑप्शनल। बाकी मैंने बता दिया था, एक बार अगर आपने डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को नोटिस दे दिया तो याद रखिएगा आप हो जाएंगे एंटाइटल्ड और डिसेंटिंग शेयर होल्डर हो जाएगा बाउंड कि वो आपको अपना शेयर दे ही। और याद रखना डिसेंटिंग शेयर होल्डर के भी शेयर उसी प्राइस पर आप लेंगे जिस प्राइस पर आपने कंसेंटिंग शेयर होल्डर के शेयर लिए थे। लेकिन आपका 236 थोड़ा सा अलग है। याद रखिएगा 236 का रूट जो है वो कंपलसरी रूट है। अगर आपने किसी भी कंपनी का 90% और मोर शेयर ले लिया तो बाकी 10% शेयर भी आपको नहीं छोड़ना है, वो भी आपको लेना ही पड़ेगा। आप अगर यहां पर नोटिस देते हैं, जो कि कंपलसरी नोटिस यहां देना ही पड़ेगा बाकी 10% शेयर्स को अक्वायर करने के लिए, तो यहां पर उल्टा है। अगर आपके नोटिस का पॉजिटिव जवाब दे दिया शेयर होल्डर ने तो आपको उनके शेयर्स लेने ही पड़ेंगे। मतलब शेयर होल्डर, डिसेंडिंग शेयर होल्डर हो जाएंगे एंटाइटल्ड और आप हो जाएंगे बाउंड टू अक्वायर द शेयर्स। यहां अलग अलग प्राइस हो सकता है। यहाँ रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा वाला प्राइस हो सकता है, रूल्स के थ्रू जो प्राइस आया वो हायर प्राइस हो सकता है और सेम प्राइस भी हो सकता है। तो यहां पर सब मिला के 4 तरीके के प्राइस हो सकते हैं। सेबी टेक ओवर कोड का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? पहला कि अगर किसी भी लिस्टेड कंपनी के सिक्योरिटीज में अगर कोई एक्विजिशन हो रहा है, वो बल्क एक्विजिशन हो रहा है, तो वहां ट्रांसपेरेंसी रहे। और दूसरा, अगर किसी भी लिस्टेड कंपनी का कंट्रोल चेंज होने वाला है तो उसका फायदा सिर्फ बड़े शेयर होल्डर को ना मिले, छोटे शेयर होल्डर को भी उसका फायदा मिले। इसके लिए सेबी टेक ओवर कोड बनाया गया है। सेबी टेक ओवर कोड के अंदर अगर आप देखेंगे तो मोटे मोटे तौर पे इतनी सारी चीजें हैं। एक तो बहुत सारी डेफिनेशन है, फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, रेगुलेशन 28, 29, 30, फिर ओपन ऑफर बहुत जरूरी है, तो ओपन ऑफर से जुड़ा हुआ है। ट्रिगर पॉइंट फॉर ओपन ऑफर, रेगुलेशन 3, सब रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 3, सब रेगुलेशन 2, रेगुलेशन 4 एंड रेगुलेशन 5। 4 ट्रिगर पॉइंट है। 4 ट्रिगर पॉइंट तब से ही आपको ओपन ऑफर की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर आप रेगुलेशन 10 या 11 एग्जेम्पशन लिस्ट में फॉल कर जाते हैं तो आपको ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जेम्पशन में फॉल नहीं किए तो उस केस में ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। ओपन ऑफर आएगा रेगुलेशन 12 से 27 के बीच में, है ना। उसके बाद छोटे मोटे केस स्टडीज हैं, फिर डिफेंस स्ट्रेटेजीज भी होते हैं कि टेक ओवर से कैसे बचा जा सकता है। और आजकल क्रॉस बॉर्डर टेक ओवर भी होने लगा है। अक्वायरर कौन पर्सन है भाई? तो अक्वायरर कोई भी ऐसा पर्सन, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, जो या तो खुद अक्वायर करता है टारगेट कंपनी का शेयर, वोटिंग राइट या कंट्रोल, या वो अग्रीज टू अक्वायर करता है टारगेट कंपनी का शेयर, वोटिंग राइट और कंट्रोल। चाहे वो अक्वायर कर ले या चाहे वो अग्रीज टू अक्वायर कर ले, इसमें वो अकेला है। बाकी वो चाहे तो यही चीज वो पीएसी के साथ मिलके भी कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट है कि पीएसी कौन है भाई? तो पीएसी वो पर्सन है, याद रखिएगा, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, जो विद द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अक्वायरिंग द टारगेट कंपनी, वो अक्वायरर को हेल्प या कोऑपरेट करता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, फॉर्मली, इनफॉर्मली इन टेक ओवरिंग द टारगेट कंपनी।
बाकी कुछ लोग ऐसे हैं, आपको याद होगा, जो डीम्ड पीएससी के लिस्ट में आते हैं, सेबी पर शक बना रहता है, सेबी का शक बना रहता है कि ये लोग तो अक्वायरर को हेल्प किए ही होंगे इन टेक ओवरिंग द लिस्टेड कंपनी। आइए, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अब बता दिया था, 28 रेगुलेशन 28, रेगुलेशन 29, रेगुलेशन नंबर 30, 28, 29, 30। अब सुनिएगा, जैसे इसमें क्या है, याद रखिएगा, सबसे पहले डिस्क्लोजर टारगेट कंपनी को देना है और स्टॉक एक्सचेंज को देना है जहां पे टारगेट कंपनी लिस्टेड है। कभी भी कोई भी पर्सन अगर किसी लिस्टेड कंपनी का 5% या उससे ज्यादा शेयर एक्वायर कर ले, या अगर उसकी होल्डिंग ऑलरेडी 5% या 5% से ज्यादा है और उसकी होल्डिंग में 2% का चेंज आए, तो जिस दिन ये दोनों में से कोई भी इवेंट हुआ है उससे 2 दिन के अंदर तुरंत उस टारगेट कंपनी को भी बता देना है और उस स्टॉक एक्सचेंज को भी बता देना है कि ऐसा इवेंट आया है। एक कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर है, जो कंपनी के प्रोमोटर हैं या ऐसा कोई भी पर्सन जिसकी होल्डिंग उस कंपनी में 25% या उससे ज्यादा है, जिस दिन क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर हुआ है उससे 7 दिन के अंदर उनको बताना पड़ता है, टारगेट कंपनी को भी, स्टॉक एक्सचेंज को भी, कि उस कंपनी में उनकी होल्डिंग कितनी है। अगर शेयर्स प्लेजिंग वाली बात है तो याद रखें, प्लेज शेयर्स में प्रोमोटर को जिस दिन क्रिएशन ऑफ चार्ज हुआ है या रिलीज ऑफ चार्ज हुआ है, मतलब प्लेज क्रिएट हुआ है या प्लेज खत्म हुआ है, उससे 7 दिन के अंदर टारगेट कंपनी को और स्टॉक एक्सचेंज को प्रोमोटर के द्वारा बता देना है कि कंपनी के शेयर्स प्लेज हुए थे या प्लेज खत्म हो गए, वो बता देना है। बाकी इसी का एक ईयरली डिस्क्लोजर भी प्रोमोटर की तरफ से होना है, जिस दिन क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर हुआ है उससे 7 दिन के अंदर बता देना है कि क्या इस कंपनी के शेयर्स या उस प्रोमोटर के शेयर्स को क्या प्लेज किया गया है ना, प्रोमोटर्स के शेयर्स को प्लेज किया गया होगा ना। चलिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कब ओपन ऑफर लाना मैंडेटरी हो जाएगा थ्रू पब्लिक अनाउंसमेंट, डीपीएस, डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2, कभी भी कोई भी अक्वायरर अगर किसी भी लिस्टेड कंपनी का 25% या उससे ज्यादा शेयर्स अक्वायर कर ले, 25% अक्वायर करते ही उसको ओपन ऑफर लाना पड़ेगा थ्रू पब्लिक अनाउंसमेंट, डीपीएस। उसके बाद 25 से 75 के बीच में क्रीपिंग एक्विजिशन है, एक बार 25% होते ही आप पब्लिक ऑफर मतलब ओपन ऑफर एक बार आप ला चुके होंगे, अब आप क्रीपिंग एक्विजिशन में चल रहे हैं 25 से 75, क्योंकि 75 से ज्यादा ले नहीं सकते, 75 से ज्यादा अगर आप किसी भी लिस्टेड कंपनी का ले लेंगे तो वो कंपनी ही डीलिस्ट हो जाएगी। तो अगर आप डीलिस्टिंग का सपना लेके चल रहे हैं तो 75% से ज्यादा ले लीजिए, नहीं तो 25 से 75 के बीच में हर साल 5% आप लेते रहिए, थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। या किसी भी साल में अगर आपने 5% से ज्यादा लिया तो फिर से ट्रिगर पॉइंट दब जाएगा, आपको ओपन ऑफर लाना पड़ेगा थ्रू पब्लिक अनाउंसमेंट, डीपीएस। याद रखिएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग, चाहे आपका होल्डिंग 25% हो या 25% से कम हो, लेकिन अगर आपने लिस्टेड कंपनी के ऊपर कंट्रोल बना लिया तो ट्रिगर पॉइंट दब गया, अब आपको ओपन ऑफर लाना पड़ेगा फॉर पब्लिक शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी थ्रू पब्लिक अनाउंसमेंट, डीपीएस। और रेगुलेशन नंबर 5 में इनडायरेक्ट एक्विजिशन है, तो याद रखिएगा रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2, रेगुलेशन नंबर 4 एंड रेगुलेशन नंबर 5, ये 4 ट्रिगर पॉइंट है जहां पे अक्वायरर को ओपन ऑफर लाना पड़ सकता है फॉर पब्लिक शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी थ्रू पब्लिक अनाउंसमेंट, डीपीएस। आइए टेक ओवर का पूरा टाइमलाइन बता देता हूं। सबसे पहले ट्रिगर पॉइंट दबेगा, तुरंत पब्लिक अनाउंसमेंट लाना है, पब्लिक अनाउंसमेंट लाना है, और चूंकि आपको पब्लिक शेयर होल्डर से शेयर्स खरीदना है तो उसका कुछ पैसा अभी आपको एस्क्रो अकाउंट में डाल देना है। फिर डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट आएगा, फिर फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी को फाइल होगा, सेबी उसके ऊपर कमेंट देगा, वो बन जाएगा फाइनल लेटर ऑफ ऑफर। फिर लेटर ऑफ ऑफर शेयर होल्डर्स को भेज दिया जाएगा, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को। फिर प्री टेंडरिंग एक एडवर्टीजमेंट होगा, फिर टेंडिंग पीरियड खुलेगा, ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगा, जो लोगों ने अक्वायरर को अपना शेयर दे दिया होगा सबको पेमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद पोस्ट ऑफर रिपोर्ट और एक मर्चेंट बैंकर का सर्टिफिकेट आएगा। उसके बाद आपको याद होगा एस्क्रो का 90% पैसा तो पेमेंट में यूज हो गया होगा, जो 10% पैसा अभी भी एस्क्रो में रख लिया गया था फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब सबसे पहले इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है, अगर ट्रेडिंग करे इनसाइडर ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएसआई तब जाके वो इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा, और इनसाइडर ट्रेडिंग बुरा माना जाता है। तो याद रखिएगा इनसाइडर ट्रेडिंग इज इक्वल टू ट्रेडिंग बाय इनसाइडर में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है यूपीएसआई अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रेडिंग की जा रही है इनसाइडर के द्वारा, जो गलत है। याद रखना, अब बोलोगे सर इनसाइडर कौन होता है, तो इनसाइडर कनेक्टेड पर्सन को इनसाइडर कहते हैं, कनेक्टेड पर्सन का एक डेफिनेशन होता है। यूपीएसआई को है क्या सर, कोई भी ऐसा प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो अभी कंपनी की तरफ से जनरली अवेलेबल नहीं कराया गया है, तो कोई भी ऐसा प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो अभी मार्केट में कंपनी की तरफ से जनरली अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब अभी वो अनपब्लिश्ड है, वो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। और यूपीएसआई के बल पर अगर आप कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग करेगा तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाएगा, और इनसाइडर ट्रेडिंग इंडिया में प्रोहिबिटेड है।
अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के अंदर जाएंगे तो इस तरीके का पूरा कानून आपको दिखाई देगा। पहला, सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिंग, रेगुलेशन नंबर 3 का कहना है कि अगर यूपीएसआई आपके पास है तो उसका कम्युनिकेशन आप किसी को नहीं करेंगे, मतलब इसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, लीक नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन नंबर 4 का कहना है अगर आपके पास यूपीएसआई है तो अब आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यूपीएसआई आपके पास है और आप ट्रेडिंग कर रहे हो तभी ये इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा। हाँ, लेकिन इन दोनों का एक एक्सेप्शन है कि अगर ट्रेडिंग प्लान के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग प्लान के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको मालूम है ट्रेडिंग प्लान को कंप्लायंस ऑफिसर अप्रूव करता है, और ट्रेडिंग प्लान के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर वो अलाउड होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, कुछ डिस्क्लोजर से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स हैं, फिर कुछ इनिशियल और कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर होते हैं, और इस रेगुलेशन के अंदर दो तरह की कोड बनाए गए, कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर शेड्यूल ए एंड कोड ऑफ कंडक्ट शेड्यूल नंबर बी, ये सबका कंप्लायंस होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसी के साथ आज का ये आपका प्रातः रिवीजन का ये सेशन खत्म हुआ। आपको मैं बता दूं जल्दी जल्दी याद रखना, आज के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बड़े बड़े आएंगे, है ना, लेकिन कहते हैं ना नाम बड़े दर्शन छोटे। आप लास्ट में जब जाके देखेंगे तो वो क्वेश्चन सीधा ही होता है। और एक चमत्कारी बात बता देता हूं, पहली बार जब क्वेश्चन देखा जाता है तो वो हमेशा टफ लगता है, लेकिन जब उसको आप दोबारा देखते हैं तो फिर वो इजी हो जाता है, तिबारा देखते हैं तो वो और भी ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है ना, आप एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको क्वेश्चन पेपर पहली बार मिलता है, पहली बार देखते हैं तो लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब उसमें आप घुसना स्टार्ट कर देते हैं तो बाद में आपको लगना स्टार्ट हो जाता है कि सर ये तो इजी ही है, मतलब बहुत ज्यादा भी टफ नहीं है। कल जेआईजेल में एक बच्चे ने मुझे रिव्यू भेजा, सर पहली बार जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा इसमें बहुत कुछ मुझे नहीं आता है, जब दूसरे बार हमने उसको देखा तो मुझे लगा बहुत कुछ आता है, जब तीसरे बार देखा तो मुझे लगा कि सर इसमें तो लगभग सब कुछ आता है। तो याद रखिएगा, बार बार देखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए यह है कि आप कितने तेजी से देखते हैं, क्योंकि 3 घंटे का टाइम आप सिर्फ क्वेश्चन देखने में लगा दोगे तो काम कैसे चलेगा। 13 14 15 पेज का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो थोड़ा वहां इंग्लिश आपका मजबूत होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट कि जल्दी से आप क्वेश्चन देख सकें, पढ़ सकें। पर बार बार जरूर पढ़िएगा जिससे कि वो आपको ईजी लगेगा। लास्ट का लाइन हमेशा देखिएगा, वो ईजी क्वेश्चन ही पूछते हैं, ज्यादा आपको परेशान नहीं करते हैं। और याद रखिएगा एक बात, सारा सबको किसी को भी नहीं आता है ना, तो सबका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छूटता ही है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप सोचेंगे मेरा आधा एक क्वेश्चन छूट गया और दूसरे ने पूरा भर दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका थोड़ा बहुत छूटता ही है। लेकिन आप कोशिश करना, 6 क्वेश्चन आएंगे, सबका एबीसी पार्ट होगा, लगभग 18-20 क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कम से कम एक पेज 1.5 पेज का आंसर लिखने की कोशिश करना है, और वो सारी चीजें रेलेवेंट होनी चाहिए, इररेलेवेंट मत लिखना। बहुत सोच समझ के आराम से शांति से कामनेस से एग्जाम देना। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आपका आज का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट, और सारे लक, सारे के सारे बेस्ट विशेष मैं आपको देता हूं जिससे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए।